बेसिकली डिविडेंड डिसीजंस की कहानी क्या है। डिविडेंड में तुमको पता है अपन बेसिकली इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए एंड कितना रिटेन करना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग विद दिस इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब मुद्दा क्या है, ठीक है, क्यों ये दुविधा क्यों है कि कितना डिविडेंड देना चाहिए कितना रिटेन देना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होंगे, तभी तो दुविधा है। अगर एक ही फायदेमंद होता तो वही कर लो सबके सब, ठीक है, कुछ ना कुछ दुविधा होगी। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि देखो अपना ईपीएस होता है, ईपीएस अपन इनकम स्टेटमेंट से पढ़ते आ रहे हैं कि उसके दो भाग होते हैं। एक तो वो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो डिविडेंड में नहीं जाता वो बचा बचा रिटेन अर्निंग्स में चल जाता है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या काम करता है। डिविडेंड बेसिकली एक तरीके से इन्वेस्टर्स के हाथ में आज एक कैश फ्लो दे देता है। ठीक है, कि ये तुम्हारा आज कैश फ्लो, जाओ पार्टी करो। ठीक है, इन्वेस्टर्स खुश, पार्टी करेंगे, पिज़्ज़ा पार्टी होगी। ठीक है, तो वो खुश हो जाते हैं इन्वेस्टर्स। दूसरा, अगर तुम डिविडेंड नहीं देते, तुम रिटेन करते हो अर्निंग्स को, तो उससे क्या होगा, तुम रिटेन करके करते क्या हो पैसे का, कुछ तो करोगे ना, तभी तो रिटेन कर रहे हो, वरना क्यों करोगे रिटेन। रिटेन तुम इसलिए करते हो ताकि वही पैसा तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाए। पहले तुम इन्वेस्टर्स को बांट दिए, अब तुम रिटेन कर रहे हो तो तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया, तुम्हारे पास पड़ा रह गया, तो दिस बेसिकली नाउ बिकम्स योर कैपिटल। आप इस पैसे को कहीं री इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे अपन ने बात करी थी, हमारा जो रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल था, जो क्लासिक एग्जाम्पल था, स्टार्ट से लेकर एंड तक चला था अपना। ठीक है, उस रेस्टोरेंट वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने बात करी थी कि अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो आप उसी से अपने रेस्टोरेंट की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हो उसी पैसे से। ठीक है, आप 2-3 नई टेबलें लगा सकते हो, नई चेयर लगा सकते हो, पास की जगह और खरीद सकते हो, उससे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा तुम्हारा। उस कैपेसिटी एक्सपेंशन से होगा क्या, तुम सोचो, अगर 5 नई टेबलें लग गई, 5 नई चेयर लग गई तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर, तो एक दिन में एक चेयर के ऊपर अगर 3 कस्टमर भी बैठते हैं तो एक दिन के लिए तुम 15 एक्स्ट्रा कस्टमर डील कर लोगे। और तुमने 5 चेयर लगा दी तो 15 कस्टमर एक दिन के अंदर। सोचो साल भर में कितने होंगे, सोचो 5 साल में कितने होंगे, सोचो 10 साल में कितने होंगे, कितने एक्स्ट्रा कमाओगे तुम सिर्फ इस एक बार का डिविडेंड को रोक के आगे आने वाले कितने सालों तक। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप डिविडेंड नहीं देते तो उसी को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस के अंदर। उस री इन्वेस्टमेंट करने से होगा क्या, री इन्वेस्टमेंट करने से होगा क्या, आप एक्स्ट्रा कमाओगे फ्यूचर ईयर्स के अंदर। वो एक्स्ट्रा कमाने से क्या हो जाएगा, आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे ना, अगले वाले ईयर्स के अंदर ज़्यादा डिविडेंड दे पाओगे। मतलब आज का डिविडेंड रोक के आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा डिविडेंड दे पाओगे इन्वेस्टर्स को। एंड अगर कंपनी ग्रो करती रहेगी किसी तरीके से तो शेयर की प्राइस भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अपन ने बात करी थी शेयर होल्डर्स को अगर ग्रोथ हो रही होती है, अगर कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, ग्रोथ कर रही होती है, तो शेयर होल्डर्स उसके शेयर्स को मार्केट में उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ने लग जाती है। बात करी थी अपन ने, एंड वो बढ़ती जाती है एंड उससे फिर कैपिटल गेन होता है इन्वेस्टर्स को। अब सोचो, डिविडेंड तो बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, डिविडेंड को इतना सिग्निफिकेंट रिटर्न देता भी नहीं है जितना कैपिटल गेन से हो जाता है। भाई कितना डिविडेंड मिलता है एक शेयर के ऊपर, 3 रुपये का डिविडेंड मिलता है इतने महंगे महंगे शेयर्स के ऊपर, और कैपिटल गेन कितना सिग्निफिकेंट होता है। तो मेजर रिटर्न इज कैपिटल गेन, डिविडेंड तो बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है, सो बेसिक वही बात है कि अगर आपने आज का डिविडेंड दे दिया तो आज कैश इन्वेस्टर्स के हाथ में कुछ कैश फ्लो आ गया। अगर आपने आज का डिविडेंड रोक दिया तो उससे आप फ्यूचर में ग्रोथ कर पाओगे, फ्यूचर में ग्रोथ हो पाएगी आपकी, तो फ्यूचर में एक्स्ट्रा डिविडेंड दे पाओगे एंड कैपिटल गेन भी होता जाएगा इन्वेस्टर्स को साथ में। सो बेसिकली दिस इज चॉइस बिटवीन 2 थिंग्स। क्या आपको इन्वेस्टर्स को आज खुश करना है कैश डिविडेंड देके, या आपको उस डिविडेंड को रोक के उसको कल बहुत ज़्यादा खुशी देनी है। ठीक है, वैसा सीन है। मतलब ये समझ लो, तुम आज मज़े नहीं कर रहे, तुम पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो, ताकि तुम फ्यूचर में मज़े कर सको। ठीक है, आगे की लाइफ संवरेगी। अगर तुम आज मज़े करने लग गए तो फिर फ्यूचर में स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर दोनों में से एक चीज़ अपने को चूज़ करनी होती है। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली क्लियर चॉइस ये है कि आज स्ट्रगल कर लो, लाइफ संवर जाएगी। यहाँ पे वैसा नहीं है। डिविडेंड के केस में अपने को देखना पड़ेगा बेटर क्या है। क्यों, क्योंकि अपन डील कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन के साथ में, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन के साथ में। तो शेयर होल्डर को जो चाहिए अपने को वो करना पड़ेगा। शेयर होल्डर को जो चाहिए अपने को उसकी एक्सपेक्टेशन मीट करनी पड़ेगी। अगर उसको चाहिए कि मुझे डिविडेंड ज़्यादा चाहिए तो आपको डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर उसको चाहिए कि नहीं मुझे डिविडेंड नहीं हो चलेगा, कैपिटल ग्रोथ चाहिए मुझे, कैपिटल गेन चाहिए मुझे, तो अपने को वो करना पड़ेगा। सो वी बेसिकली वांट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो जैसा उनको एक्सपेक्टेशन है अपने को वो करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे मतलब वैसे ही तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ क्या कि तुम किसी से कोई एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो एंड तुम चाहते हो तुम्हारे बिना बोले ही वो पूरी हो जाए, कि मम्मी बाहर गए थे तो बर्गर ले ही आते। क्या यार बर्गर नहीं लेके आए आप, तुमने बोला थोड़ी मेरे को बर्गर लेके आने को। बट मम्मी मैं तो चाह रही थी ना, ऐसा अंदर से चाहिए मेरे को बर्गर। ठीक है, तो होता है ना कि अपन चाहते हैं कि भाई अंदर से ही कि भाई मेरी कोई इच्छा पूरी कर दे, बस बोलना नहीं चाहते, और नहीं करेगा तो दुखी और हो जाते हैं। बस वैसे ही अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, बताते थोड़ी हैं कि हमें क्या चाहिए, आपको जानना होता है उनके मन के अंदर क्या है।
वो अपना आया नहीं मैरिज एक्सपर्ट, वो अपना मैरिज एक्सपर्ट आया नहीं, वरना वो बताता कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये सब चीज़ों के चक्कर में एक्सपेक्टेशन नहीं समझने के चक्कर में कितने झगड़े हो जाते हैं, बताता भी अपना मैरिज एक्सपर्ट आया नहीं यार। ठीक है, सो बेसिकली इक्विटी शोल्डर्स का भी वही सीन है, वो बताते नहीं है, अपने को समझना पड़ता है। बट मज़े की बात यह है कि शादी वादी के अंदर तो चलो ठीक है, एक्सपेक्टेशन समझने के लिए कोई अपने पास तरीका नहीं है, कोई स्कॉलर नहीं है अपने पास, कोई थ्योरी नहीं देके चला गया अपने को। यहाँ पे थ्योरी देके गए लोग, तो अपन इस चैप्टर में करना वही करते हैं। जो महान लोग कुछ थ्योरियाँ देके चले गए, अपन वो पढ़ते हैं समझने के लिए कि शेयर होल्डर को क्या चाहिए। अपने को तो अपन इस बस के नहीं है, वही लोगों ने बहुत महान काम किया, ये लोग बता के चले गए, तो अपन इन पर रिलाई कर लेंगे, अपन इनकी थ्योरियाँ पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, जहाँ जहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर आएगा वहाँ पे तुम थ्योरियाँ पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन अपने नॉर्मल इंसान के समझने के बस की बात थोड़ी होती है। स्कॉलर्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर भी तुमने मॉडल्स पढ़े थे, यहाँ भी तुम मॉडल पढ़ रहे हो। कैपिटल स्ट्रक्चर आएगा वहाँ भी तुम मॉडल पढ़ोगे, क्योंकि अपने बस का है ही नहीं वो। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की थ्योरी है। पहली थ्योरी है हमारी रेलेवेंस। फिर से यार अब तो मैंने ठीक करा दिया। हाँ चलो कोई लैग नहीं, कभी कभी जियो की गलती होती है तुम्हारे एंड से। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की थ्योरीज हैं। पहला रेलेवेंस थ्योरी, जो बोलते हैं कि हाँ डिविडेंड डिसीजन बहुत रेलेवेंट है, सोच समझ के लेना चाहिए। दूसरी होती है इररिलेवेंस थ्योरी, जो बोलते हैं फालतू है। ठीक है, ये तो बहुत मस्त आदमी था जो ये थ्योरी देके गया था, MM थ्योरी। क्लास में कितना मस्त डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर, चलो बाद में आते हैं इसके ऊपर। फिर दूसरा है तीसरे हमारे आती है अदर थ्योरीज, जो बहुत फालतू सी हैं। ठीक है, बहुत फालतू सी हैं, मतलब ज़्यादा कुछ बोला नहीं है लोगों ने, नॉर्मल सा है, अपन इसको डिस्कस करके खत्म कर लेंगे बहुत जल्दी से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अपना मेजर टाइम इन 3 पे जाएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेलेवेंस थ्योरी से सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट वाला वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स और गॉर्डन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, जो ये 2 हैं तुम्हारी। ठीक है, तो वॉल्टर्स मॉडल पे आते हैं। अब वॉल्टर्स मॉडल ने बेसिकली एक रिलेशनशिप देने की कोशिश करी। उसने बोला देख तुम्हें डिविडेंड कितना देना चाहिए, तुम ये सोचो कि उस पैसे के ऊपर ज़्यादा कौन कमा पाएगा। तुम डिविडेंड दोगे तो उस पैसे को इन्वेस्टर को हैंडल करना पड़ेगा, अगर तुम डिविडेंड नहीं दोगे तो उस पैसे को तुम हैंडल करोगे। तुम ये देखो उस पैसे के ऊपर ज़्यादा कौन रिटर्न कमा सकता है। ठीक है, मतलब अगर तुम उस पैसे को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रिटर्न लेके दे सकते हो, तो तुम तुम्हारे पास रख लो, डिविडेंड मत दो। ठीक है, अगर शेयर होल्डर ज़्यादा कमा के दे सकता है उसके ऊपर, तुम उससे कम कमा के दे पाओगे उसको, तो शेयर होल्डर को लौटा दो। क्यों फालतू उसका पैसा रख के बैठे हो, क्यों पैसा उसका खराब कर रहे हो। ठीक है, सो एंड ये दोनों चीज़ें क्या हैं। ठीक है, कंपनी जो कमा के देगी डिविडेंड के ऊपर, वो क्या कमा के देगी, रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, यही डिविडेंड अगर मैंने शेयर होल्डर को वापस दे दिया कि तू रख तेरे पास, तो वो किस रेट से कमाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुझसे, क्यों, क्योंकि मुझे कहीं और भी इतना मिल जाता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये मैं कहीं और पे इन्वेस्ट करके कमा सकता हूँ, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो बेसिकली आप 2 चीज़ें कंपेयर करते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है, दैट मीन्स मतलब क्या है कि मैं अगर डिविडेंड को अपने पास रोक लूँ, मैं डिविडेंड ना दूँ, तो उस पैसे को मैं ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न कमा पाऊंगा, शेयर होल्डर उतना रिटर्न नहीं कमा पाएगा। तो ऐसे केस में अगर मैं डिविडेंड दे भी दूंगा ना शेयर होल्डर को, तो बोलेगा मालिक कीप इट विथ यू, मैं क्या करूँगा इसका, रखो अपने पास, रखो। वो खुद ही लौटा देगा कि तुम कमाओ यार, हम कहाँ, हमसे थोड़ी हो पाता है इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जितना कंपनी खुद के पास रिटेन करेगी, शेयर होल्डर खुद चाह रहा है कि भाई मुझे मत दो, तुम अपने पास रखो, कीप इट विथ यू। ठीक है, तो खुद ही बोल रहा है अगर तुम ऐसे केस के अंदर डिविडेंड रोक लोगे, अपने पास रखोगे सारा का सारा, तो शेयर होल्डर खुश होगा, तो शेयर की प्राइस बढ़ती जाएगी। तो दैट मीन्स ऐसे केस के अंदर तुम जितना ज़्यादा रिटेन करोगे उतनी तुम्हारी प्राइस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तुम रिटेंशन बढ़ाओगे तुम्हारा प्राइस बढ़ता जाएगा। तुम रिटेंशन कम कर दोगे, तो शेयर होल्डर ने तुमको रिक्वेस्ट करी थी कि मालिक तुम्हारे पास रखो, कीप इट विथ यू, हम क्या करेंगे इसका। तो अगर तुमने उसको दे दिया, रिटेंशन कम कर दिया, डिविडेंड उसको दे दिया, तो फिर तुम्हारी प्राइस गिर जाएगी, क्योंकि तुम उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहे। ठीक है, दैट मीन्स ऐसे केस के अंदर आपका ऑप्टिमम रिटेंशन रेशियो होना चाहिए 100%, कि मैं पूरा पैसा रिटेन कर लूंगा। रिटेंशन रेशियो बोले तो कितना तुम रिटेन कर रहे हो। ठीक है, रिटेंशन रेशियो ऑप्टिमम 100% होना चाहिए, एंड ऑप्टिमम पे आउट उसका एकदम अपोजिट 0% होना चाहिए। तो तुम्हारा ऑप्टिमम पे आउट 0%, रिटेंशन 100%। क्लियर। ये कौन सी कंपनीज के अंदर होता है, जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं, जो बहुत अच्छा रिटर्न कमा रही होती हैं। तुम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ोगे, ठीक है, जिसके अंदर तुम देखोगे कि कंपनी स्टार्टिंग में ऐसे ग्रो करती है, हल्का मतलब थोड़ा कम ग्रो करती है, फिर वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाती है, फिर वो थोड़ी पीक पे आ जाती है,
फिर थोड़ा डिक्लाइनिंग फेस में जाती है, ठीक है। तो पहले बहुत थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है, फिर एकदम पीक होती है, फिर डिक्लाइनिंग में आ जाती है। सो यहाँ पे थोड़ा वो एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, यहाँ से यहाँ तक बहुत तेज ग्रोथ करती है। तो इसे कहते हैं यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो ग्रोथ कंपनीज हैं। यहाँ पे कंपनीज मेच्योर हो गई हैं कि अभी स्टेबल है, वो जितना कमा रही थी उतना ही कमा रही है, ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं आ रही इसके अंदर, फिर डिक्लाइन करने लग जाती है वो मार्केट, ठीक है। जैसे तुम स्मार्टफोन सेगमेंट अगर देखोगे, स्मार्टफोन का सेगमेंट तो वैसा ही है। तुम देखोगे जब स्मार्टफोन पहली बार एप्पल ने निकाला था, मतलब उससे पहले आया था नहीं आया था मुझे नहीं पता मे बी ब्लैकबेरी वगैरह ने भी निकाला होगा, बट सबसे पहले जो ये अपने पास करंट वर्जन ऑफ स्मार्टफोन है वो एप्पल ने निकाला था। एंड तुम देखोगे उस टाइम एप्पल और सैमसंग इतनी राइवलरी चलती थी, इनकी इतनी राइवलरी चलती थी, इतने नए नए मॉडल निकालता था सैमसंग, इतनी इनोवेशन होती थी। एंड अब वो पीक कर चुका है, वो कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। भले से यूजर्स बहुत धीरे धीरे कम थे, उस टाइम क्या होता है कि धीरे धीरे लोग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है हर साल में। अब पीक कर चुका है, अब हर एक के पास स्मार्टफोन है, मतलब ऑब्वियसली इंडिया में काफ़ी लोगों के पास नहीं है, ठीक है। 70-80% ही होगा शायद स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर, ठीक है, वो अलग डेटा में जाएंगे, बट अभी पीक कर चुका है। अब आप क्या कर लोगे, 3 कैमरे की जगह 4 कैमरा कर लोगे, 5 कर लोगे, 6 कर लोगे, क्या पूरा बैक साइड भर दो कैमरे से ज़्यादा क्या कर लोगे तुम अब तो अब वो इनोवेशन कम हो गई है, तो वो पीक कर चुका है, इसलिए सैमसंग फोल्ड में घुस गया है, फोल्डेबल्स में घुस गया कि अपन फोल्डेबल्स के अंदर मार्केट निकालेंगे। बट उसका मार्केट शेयर पूरे स्मार्टफोन के अंदर 1-2% भी नहीं है फोल्डेबल्स का, क्योंकि बहुत महंगा आता है वो, बट वो कैप्चर कर चुका है मैक्सिमम अपना। अब आप देखोगे तो दूसरे एंड्रॉइड कंपनीज भी उसी के अंदर घुस रही हैं, लाइक ओप्पो वीवो वगैरह ने भी अपने फोल्डेबल्स निकाले। एप्पल 4 साल बाद आता है किसी भी मार्केट के अंदर। सो बेसिकली वो हर मार्केट के अंदर ये स्टोरी चलती है, हर मार्केट के अंदर, ठीक है। सो ये ग्रोथ कंपनीज के अंदर ये केस होगा कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के दे पाओगे, ठीक है। दूसरा केस है कि अगर तुम उल्टा कर दो कि नहीं ROE कम है, दैट मीन्स तुम कम कमाओगे डिविडेंड के पैसे के ऊपर, कंपनी इससे ज़्यादा रिटर्न तो शेयर होल्डर खुद कमा लेगा उस पैसे के ऊपर, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी से, दैट मीन्स शेयर होल्डर खुद ज़्यादा कमा लेगा उस पैसे के ऊपर जितना तुम कमा पाओगे। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर शेयर होल्डर खुद बोलेगा कि मालिक पैसा दे दो वापस यार, वापस दे दो यार, मत रखो तुम्हारे पास, तो इस पैसे से ज़्यादा अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जितना तुम कम रिटेंशन रखोगे ना उतना तुम्हारी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। जितना तुम कम रिटेंशन रखोगे उतनी तुम्हारी प्राइस बढ़ती जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर चाहता ही नहीं कि तुम तुम्हारे पास पैसा रखो, ठीक है। उल्टा होगा अगर कि तुम रिटेंशन बढ़ा दोगे अपना तो तुम्हारी प्राइस गिरेगी, क्योंकि शेयर होल्डर नहीं चाहता कि तुम्हारे पास पैसा रखो, तुम अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो इस केस के अंदर ऑप्टिमम रिटेंशन रेशियो कितना होगा, 0%। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होगा, उसका उल्टा 100%। कौन सी कंपनीज, डिक्लाइनिंग कंपनीज, जिनका मार्केट अब गिर रहा है मैं दिखाऊं एक फोल्डेबल फोन, मेरे को पता है हाँ ये, इसका वो 3 दबाओगे तो गाना बजेगा ना और 9 पे अलग गाना बजता है, आई एम अ बाबी गर्ल वाला वही ना ठीक है, ये डिक्लाइनिंग कंपनी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ROE और KE एकदम इक्वल है, मतलब तुम भी वही कमाओगे कंपनी जितना शेयर होल्डर कमा पाएगा उसी पैसे के ऊपर, तो ROE और KE एकदम इक्वल है, ठीक है। इस केस के अंदर फर्क ही नहीं पड़ता कौन किसके पास पैसा रख रहा है, तुम तुम्हारे पास रखो तुम भी वही कमाओगे, शेयर होल्डर रखेगा तुम भी वही कमाओगे, दोनों एक ही है, क्या फ़र्क पड़ता है वो पैसा किसके हाथ में हो। तो इस केस के अंदर तुम कितना ही रिटेंशन रख लो, कितना ही पे आउट रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा प्राइस हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है, क्लियर। तो इस केस के अंदर कोई ऑप्टिमम पे आउट होता ही नहीं है। ये कौन सी कंपनीज, मैच्योर्ड कंपनीज, ये ग्रोथ धीरे जा रही है, जो मैंने कहा था ना कि पहले ऐसे चलता है, फिर थोड़ा सा ऐसे स्टेबल हो जाता है, फिर वो नीचे गिरने लग जाता है, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है, बट फील ले पा रहे हो तुम उसकी, है ना कि यहाँ पे थोड़ा ऐसे थोड़ा स्टेबल रहता है ये, तो ये मैच्योर्ड कंपनीज कहते हैं। थोड़ा SM का भी बता दिया। ये बेसिकली पूरा वॉल्टस मॉडल का एक पूरा लेआउट है, पूरा इसका कंक्लूजन है, पूरी थ्योरी है, पूरा चैप्टर इसी के अराउंड चलता है, इसलिए इसको अपन ने काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब इस पर अपना पूरा चैप्टर बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका कुछ अजम्पशन है इस मॉडल के, वॉल्टस के हर थ्योरी का कुछ ना कुछ अजम्पशन है। ये क्या बोलते हैं कि सारी फाइनेंसिंग ना रिटेन अर्निंग से हो सकती है, उसके अलावा कोई कहीं से और पैसा नहीं लेके आ सकते अपन, सिर्फ रिटेन अर्निंग से ही पैसा कमा सकते हो, वरना कोई पैसा नहीं कमा सकते तुम, ठीक है। तो ग्रोथ आएगी तो रिटेन अर्निंग से आएगी, वरना नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा बोलता है परफेक्ट कैपिटल मार्केट से ही सारी थ्योरी के अंदर चलेगा। परफेक्ट कैपिटल मार्केट मानना पड़ता है अपने को यार, क्योंकि कोई भी थ्योरी बनाओगे तो मार्केट के अंदर कितने सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं यार, किसी का सेंटिमेंट हट हो जाता है, किसी को कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब कोई कंपनी के बारे में न्यूज़ आ जाए हल्की सी, सेंटिमेंट हट, बेचने लग जाते हैं सारे के सारे शेयर्स उसके, तो उस केस में उसको परफेक्ट नहीं बोलते ना अपन मार्केट को। अब अगर ये सारी चीज़ों को तो अपन थ्योरी में कंसिडर कर नहीं सकते कि मार्केट में न्यूज़ आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ों को तो कंसिडर नहीं करते, तो ये सारी चीज़ों को कांस्टेंट कर देते हैं वो लोग कि नहीं मार्केट सारे परफेक्ट हैं,
परफेक्ट कैपिटल मार्केट से सारे इन्वेस्टर्स एकदम रैशनल हैं। अब सबसे बड़ा इरेशनल अजम्पशन यही है कि तुम सारे इन्वेस्टर को रैशनल मान लो, ठीक है। इससे बड़ा रैशनल अजम्पशन क्या होगा कि तुम सारे इन्वेस्टर्स को रैशनल मान रहे हो, ठीक है। लेकिन मानना पड़ेगा ना भाई, उसके अलावा अपन थ्योरी कैसे बनाएंगे, कैसे दे पाएंगे कुछ भी, कोई कैसे बता पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को अपने को कांस्टेंट पकड़ना पड़ता है कि मान लो ये सब चीज़ें नहीं है यार, मान लो परफेक्ट दुनिया में जी रहे हैं अभी अपन, ठीक है। एंड फ्री इन्फॉर्मेशन एक्सेस टू ऑल। दूसरा ROE एंड KE आर कॉन्स्टेंट। जो भी तुम ROE है, जो भी KE है वो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि अगर वो चेंज होने लगेगा तो वापस कोई थ्योरी नहीं बैठ पाएगी, ठीक है। देन कोई टैक्सेस नहीं है, अगर हैं तो सब जगह पे सेम है, कोई फर्क नहीं है टैक्सेस के बीच में, लोगों के बीच में, कंपनीज के बीच में, ठीक है। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। एंड फर्म एज परपेचुअल लाइफ, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, चलती का नाम कंपनी, ठीक है, परपेचुअल लाइफ। अब इसने इसी बेस पे एक फॉर्मूला दे दिया, जो अपन ने बात करी उसी के ऊपर इसने एक फॉर्मूला बना के दे दिया, ठीक है। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, देख के थोड़ा सा लग सकता है कि ये क्या दे दिया, बट बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बहुत ईजी है, ठीक है। पहले लोगे डिविडेंड। डिविडेंड में तुम्हें ऐड क्या करना है, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। अर्निंग्स माइनस डिविडेंड तुम्हें क्या देता है कि पर शेयर लेवल पर तुमने कितना रिटेन किया है, ठीक है। अर्निंग्स माइनस डिविडेंड, उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे R से, R बोले तो ROE, ठीक है। डिवाइड करोगे उसको KE से, ठीक है। ये सारा तामझाम आ गया, ये अभी तक सिर्फ न्यूमरेटर चल रहा था, इसको होल डिवाइड करोगे KE से, ठीक है। अब इसका सिंपल सा लॉजिक है, मैं बता देता हूँ जल्दी से। फॉर्मूला समझ लिया कि E माइनस डी इंटू R/KE करना है, फिर प्लस करना है D एंड होल डिवाइड कर देना है KE से, ठीक है। अब बेसिकली फॉर्मूला बनाई तुम्हारा परपेचुइटी के ऊपर है, कैसे बना है। E माइनस डी तुम्हें क्या दिखा रहा है, रिटेंशन पर शेयर, ठीक है। ये तुम्हें दिखा रहा है रिटेंशन पर शेयर। एक सेकंड ना, R नहीं R ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब इस रिटेंशन, जो भी तुम रिटेन करोगे पर शेयर लेवल पे, इसको तुम बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। एंड इसको री इन्वेस्ट करने के बाद में ये सालों साल परपेचुइटी तक रिटर्न देता जाएगा तुमको, ठीक है। कितने से रिटर्न देगा, ये रिटेंशन, ये जो भी तुम रिटेन करोगे, रिटेन अर्निंग करोगे, ये इक्विटी का पार्ट बन जाएगा आगे जाके इन्वेस्टमेंट के अंदर। रिटेन अर्निंग्स इक्विटी का तो पार्ट होती है, इसके ऊपर तुम कितना रिटर्न कमा के दोगे, ROE के बराबर। तो इस RE के ऊपर तुम रिटर्न कमाओगे R के बराबर, विच इज ROE, ठीक है। वो तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास रिटर्न निकल के आ गया, ठीक है। अब ये हर साल मिलता जाएगा। तुमने 1 साल की रिटेन अर्निंग रखी तो वो जिंदगी भर तक रिटर्न देगी। जैसे पहले बात करी थी कि तुमने एक बार का डिविडेंड रोक के अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर ली रेस्टोरेंट की, तो लाइफ लॉन्ग तक तुम्हें रिटर्न देगा, ठीक है। यहाँ पे अपन परपेचुअल मान के चल रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशन होता है, बट अपन परपेचुअल मान के चल रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस बिकम्स अ परपेचुइटी, दिस बिकम्स अ परपेचुइटी। अब उस परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, रिक्वायर्ड रिटर्न से डिवाइड करके। रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है यहाँ पे, KE, तो तुमने KE से डिवाइड कर दिया, तो दैट मीन्स ये तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गई, वैल्यू निकल के आ गई उस परपेचुइटी की जो कंपनी तुम्हें कमा के देगी बिकॉज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। ये उस परपेचुइटी की वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि तुम्हारा ये साल था, लेट्स से ये तुम्हारा ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, लेट्स से आगे ईयर 3 भी आएगा, ठीक है। इस साल का जो तुम्हारा EPS था, इसके 2 भाग थे, एक डिविडेंड और एक रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। इस रिटेन अर्निंग्स को तो शेयर होल्डर को अपन दे नहीं रहे, बट इस रिटेन अर्निंग के ऊपर हम लोग परपेचुअली रिटर्न कमा के देंगे। उसकी प्रेजेंट वैल्यू अपन ने ले ली, कैसे ली, इस फॉर्मूले से E माइनस डी इंटू R/KE करके, ठीक है। डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर को बेसिकली इस EPS से क्या मिलने वाला है, एक तो ये डिविडेंड मिलने वाला है, प्लस इस रिटेन अर्निंग की फ्यूचर अर्निंग्स का प्रेजेंट वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। सो ये बेसिकली शेयर होल्डर का 1 साल के EPS का रिटर्न है, ठीक है। बट ये EPS हर साल आएगा, समझ रहे हो, ये डिविडेंड भी हर साल आएगा। एंड जिस तरीके से इस साल की रिटेन अर्निंग्स पे तुम साल भर कमाओगे, वैसे हर साल की रिटेन अर्निंग्स के ऊपर तुम उसके आगे के सारे साल कमाने वाले हो। सो दैट मीन्स ये डिविडेंड प्लस ये रिटेन अर्निंग्स खुद में एक परपेचुइटी है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू अपन फिर से यहाँ पे निकाल रहे हैं डिवाइड बाय KE करके। समझा, फॉर्मूला क्लियर है। सो बेसिकली यहाँ पे 2 परपेचुइटी है, एक तो पहले साल का EPS जो था उसका जो रिटेन अर्निंग आएगा वो तुम्हें साल भर कमा के देगा, उसकी तुम्हें पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है परपेचुइटी की। उसको तुमने कैसे निकाला, इसके थ्रू E माइनस डी RE आ जाएगा, इंटू R करा, डिवाइड बाई KE कर दिया, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इस साल का हुआ, फिर इस साल में डिविडेंड भी लेगा, उसको तुमने ऐड कर दिया, तो इस साल का डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग का सारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ये सिर्फ इस साल का मामला हुआ है अभी तक,
इस साल की ईपीएस का मामला हुआ है, अभी ये सेम चीज़ हर साल मिलने वाली है अपने को, तो उसको एक और बार परपेचुटी कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे दो परपेचुटी इन्वॉल्व हो रही है। पहली परपेचुटी ये है जो रिटेन अर्निंग्स की अर्निंग्स है, दूसरा परपेचुटी ये खुद डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स की है। क्लियर, समझ में आ गया फॉर्मूला? चलो अब यही है फॉर्मूला। अब इसके बाद अपन ने एक एग्जांपल देखा था फॉर्मूला ऑपरेट किस तरीके से कर रहा है। अपन ने देखा था कि अगर तुम्हारा लेट्स से पहला केस है जिसमें आरओई तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ बता दूँ मैं, ये जो आरओई है, ठीक है, इस आरओई को अलग अलग तरीके से बोल सकता है। ये कभी इसको आरओआई बोल सकता है, ये कभी इसको आरओसीए बोल सकता है, कभी इसको आईआरआर बोल सकता है। एक ही बात है, ऑल शुड बी इक्वल, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम मान रहे हो कि सारा फाइनेंसिंग रिटेन अर्निंग से ही हो रहा है, ठीक है, तो तुम आरओआई बोलो, चाहे आरओई बोलो, चाहे आरओसीई बोलो, चाहे आईआरआर बोलो, एक ही बात है यार, ठीक है। अगर तुम सारा फाइनेंसिंग इक्विटी से मान रहे हो तो ठीक है, चलता है। इक्विटी रिटेन अर्निंग से मान रहे हो तो ठीक है, सब कुछ इक्विटी है ना, तो कोई और सोर्स है ही नहीं अपने पास बेसिकली इस थ्योरी के अंदर एटलीस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन में दे देगा वो अलग बात है, लेकिन थ्योरी के अंदर ये सारी बातें एक ही है बेसिकली अपने लिए, ठीक है। दूसरा, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट को वो KR भी बोल सकता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स भी बोल सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जगह पे। क्यों ऐसा बोल सकता है? देखो, तुम्हारा ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, सो दैट मीन्स तुम बेसिकली अपने जो मल्टीपल फैक्टर्स थे, टैक्सेस को उसने हटा दिया, परफेक्ट कैपिटल मार्केट कर दिया, तो ब्रोकरेज भी बेसिकली हट गई। तो जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से अलग होता है, ब्रोकरेज, शेयर होल्डर की टैक्स रेट, ठीक है, दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, या फिर एक डिस्काउंट पे अपन इशू कर रहे थे उसका भी कुछ जिक्र नहीं है। तो बेसिकली सारे फैक्टर्स नेगेट हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो KE को KR भी बोलेगा तो उसकी जगह पे भी सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो तुम, चलेगा ना? ठीक है। सो बेसिकली अपना एग्जाम्पल क्या था, ठीक है, हमारे पास पे आउट रेशो दे रखे हैं 0, 50, 100। 3 केसेस हैं, 3 पे आउट हैं, 0, 50 और 100, एंड 3 और केसेस हैं जिसके अंदर पहले में ROI 12 है, कैपिटलाइजेशन रेट 10% है। अच्छा, KE को कैपिटलाइजेशन रेट भी बोल सकता है ना, कैपिटलाइजेशन रेट बोल सकता है, KR बोल सकता है, कॉल्ड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, और KR मल्टीपल नाम बोल सकता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE होता है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट KO होता है, लॉजिकल, ठीक है, ठीक है। दूसरे केस में हमारा ROI 10% था एंड कैपिटलाइजेशन रेट 10% था, ठीक है। दैट मीन्स इस केस के अंदर तुम्हारा ROI ज़्यादा है एंड तुम्हारा KE कम है। इस केस में ROI और KE दोनों बराबर है, ठीक है। तीसरे केस के अंदर तुम्हारा ROI छोटा है एंड KE बड़ा है, ठीक है। तो लॉजिकल सी बात है, होगा क्या, तुम्हारा पहला केस जो है जिसमें तुम्हारा ROI ज़्यादा है तुम्हारे KE से, तो इस केस के अंदर तुम अगर रिटेंशन बढ़ाओगे तो शेयर होल्डर को फायदा होगा, क्योंकि तुम ज़्यादा कमा रहे हो, शेयर होल्डर कम कमा रहा है, तो तुम्हारे पास पैसा रखना चाहिए, ठीक है। शेयर होल्डर खुश होगा तुम्हारे पास पैसा रखोगे तो दैट मीन्स तुम्हारा रिटेंशन 100% होना चाहिए एंड पे आउट 0% होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम पे आउट बढ़ाते जाओगे, रिटेंशन कम करते जाओगे, तो तुम्हारा प्राइस कम होता जाएगा। सो पहले केस में पे आउट कितना है, 0%, दूसरे में 50%, तीसरे में 100%। ऑप्टिमम क्या होना था, 0%। सारा पैसा तुम्हारे पास रखो, शेयर होल्डर को कुछ भी मत दो, ठीक है। देखो, पे आउट एंड रिटेंशन में कंफ्यूज मत करना, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, तुम देखो कि दोनों में से बेटर कौन सा है, ROI और KE में से, ठीक है। उसके बाद सोचोगे इस बेस पे रिटेंशन क्या होना चाहिए, रिटेंशन के बेस पे तुम सोचोगे कि पे आउट क्या होना चाहिए। डायरेक्टली जंप मत कर जाना पे आउट के ऊपर लाइन ऑफ थिंकिंग में, क्योंकि फिर गलती कर जाओगे वहाँ पे। तो पहले आएगा कंपैरिजन, देन रिटेंशन रेशियो, देन पे आउट रेशियो, ठीक है। तो तुम्हारा 100% रिटेंशन होना चाहिए, 0% पे आउट होना चाहिए। तो दिस शुड बी द ऑप्टिमम केस। यहाँ पे प्राइस हाईएस्ट आएगी, जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे प्राइस कम होती जाएगी। सो यहाँ पे तुम्हारी प्राइस हाईएस्ट आ रही है 120 की, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। ये वर्क किस तरीके से कर रहा है, ऑपरेट किस तरीके से कर रहा है फॉर्मूला, लॉजिकल सी बात है। देखो, ये तुम्हारा यहाँ पे बेसिकली E-D आ रहा है। E-D क्या होता है, रिटेंशन, रिटेन अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो R से, इसको तुम डिवाइड कर रहे हो KE से, ठीक है। सो अगर R KE से बड़ा होगा, अगर R KE से बड़ा होगा, सो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये 1 से बड़ी आएगी। जैसे यहाँ पे 1.2 आई, 1.2 आई, 1.2 आई, ठीक है। अगर ये R KE से छोटा होगा, जैसे यहाँ पे R 10% एंड KE 12% है, तो ये वैल्यू, इसका रेशो 0.833, 1 से छोटा आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1 से बड़ा है, यहाँ पे 1 से बढ़ा रहा है, यहाँ पे 1 से बढ़ा रहा है, ठीक है। नाउ बेसिक सी बात, यहाँ पे D आ रहा है फॉर्मूले में, D के आगे मल्टीपल क्या है, सिर्फ 1, और E-D के यहाँ पे मल्टीपल क्या आ रहा है, 1.2। सो बेसिक सी बात, लॉजिकल सी बात, ये 1.2 के पास में जो नंबर आ रहा है, इसको अगर तुम मैक्सिमाइज करोगे तब जाके तुम्हारे इस पूरे फॉर्मूले की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। एक नंबर 1.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम्हें किसको बड़ा करना चाहिए वैल्यू बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली 1.2 वाले नंबर को। तो 1.2 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, E-D से,
तो ई माइनस डी का वैल्यू यानी रिटेंशन का वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 10 आ रहा है तो ये 120 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया तो ये छोटा 110 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया तो ये सिर्फ 100 ही बचा। तो आइडियली तुम्हें डिविडेंड को कम कर देना चाहिए एंड ई माइनस डी को बढ़ा देना चाहिए। दैट इज हाउ द फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग। ठीक है, दूसरे केस में तुम्हारा आर और के एकदम इक्वल है 10-10, तो 10-10 क्या हो जाएगा, डिवाइड करके 1 बन जाएगा। तो डी के आगे भी 1 आ रहा है एंड आर माइनस ई माइनस डी के आगे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है डी के पास में, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो जिसमें भी जो भी नंबर रखो क्या फर्क पड़ता है, दोनों के आगे 1 ही है। तुम डिविडेंड बढ़ाओ या तुम ई माइनस डी बढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है, दोनों के आगे 1 ही है। तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी इस केस में 100 100 100। ठीक है, इस केस के अंदर 10/12 है जो छोटा है 1 से 0.833 एंड यहाँ पे डी आ रहा है, डी के आगे 1 है एंड ई माइनस डी के आगे 1 से छोटा नंबर है। तो वैल्यू कब मैक्सिमाइज होगी, जब 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो बड़ा होगा। दैट मीन्स डिविडेंड जितना बढ़ाओगे तब तुम्हारा वैल्यू मैक्सिमाइज होगा। तो डिविडेंड इस केस के अंदर बड़ा हो रहा है 10, तो यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है क्योंकि ये 0 इसके पास का नंबर जितना छोटा होगा 0.833 का उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारी वैल्यू बढ़ गई। दिस इज हाउ द फॉर्मुला इज बेसिकली ऑपरेटिंग। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बस एक चीज़ है, फॉर्मुला पता होना चाहिए एंड हल्का सा लॉजिक पता होना चाहिए कि ऑपरेट किस तरीके से कर रहा है, जो तुमको मैंने बता दिया। बाकी तुम फॉर्मुला लगाओगे तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन क्या था वो इसी फॉर्मुला के अंदर अपन ने देख भी लिया। ठीक है, कि यहाँ पे आर और के इक्वल है तो सारी वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे आर छोटा है के से, दैट मीन्स कंपनी कम कमाएगी, शेयर होल्डर ज़्यादा कमाएगा। तो कंपनी को अपने पास कम रखना चाहिए, सारा शेयर होल्डर को दे देना चाहिए। दैट मीन्स कंपनी का रिटेंशन रेशो 0% होना चाहिए एंड पे आउट रेशो 100% होना चाहिए। इस केस के अंदर पे आउट रेशो 100% है, इसलिए सारा का सारा डिविडेंड में दे दिया कंपनी ने, तो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है। और यहाँ पे डिविडेंड 0 है, इसलिए यहाँ पे उसका प्राइस सबसे कम आ रहा है क्योंकि शेयर होल्डर को चाहिए सब कुछ हमको दे दो। क्लियर, समझ गए कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े, वोल्टस मॉडल खत्म, इतना ही था। बढ़े आगे, गॉर्डन्स मॉडल पे बढ़े। कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डाउट, दुविधा, समस्या, परेशानी, दिक्कत, विपदा? आगे बढ़ने से पहले राजा, आई होप तुम लोगों ने वीडियो को लाइक करके प्रथा के अनुसार अपनी अटेंडेंस लगा दी होगी, राइट? क्या बात कर रहे हो, नहीं लगे अब तक? क्या कर रहे हो फिर गाइस तुम लोग, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जाओ पूरे जोश से लाइक का बटन दबाओ और अपनी अटेंडेंस रजिस्टर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मॉडल है हमारा गोर्धन काका का मॉडल। ठीक है, इस गोर्धन काका के मॉडल को अपन अलग अलग नामों से जानते हैं। ये सेम अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर पढ़ के आए थे, वहाँ पे अपन ने इसका ओवरव्यू ले लिया था। ठीक है, इस गोर्धन काका के मॉडल को आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी बोलते हो, इसको आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी बोलते हो, एक ही बात है। सारे नाम से एक, जो भी नाम बोले बात एक ही चीज़ की हो रही है। ठीक है, एक कोई तीसरा नाम नहीं, ये 3 नाम ही आते हैं। ठीक है, इसको DDM बोलते हैं, इसको कुछ नहीं बोलते, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बोलते हैं। ये तो हमारा गोर्धन काका है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली अपन क्या बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, मैंने आपको उस टाइम पे ओवरव्यू दिया था। अपन फिर से आ जाते हैं उसकी तरफ, बोलो तो। ठीक है, ये हमारा गोर्धन काका का मॉडल था जो अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखा था। अपन ने इसका लॉजिक भी देखा था कि ये बेसिकली कैसे आया, फॉर्मूला आया कैसे। तो गोर्धन काका क्या बोलते हैं कि जो आपके आज शेयर की प्राइस होनी चाहिए ना, दैट इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। शेयर होल्डर डिविडेंड को वैल्यू करता है। ठीक है, तो तुम फ्यूचर में जितना भी डिविडेंड दोगे वो सबकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की प्राइस है उसकी शेयर की, तो आपका शेयर का आज का प्राइस विच इज नोटेड बाय P0 वो कैसे निकलेगा, आप आज से फ्यूचर के जितने भी डिविडेंड्स हैं सबकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। ठीक है, DA1/1 की, तो इसको अपन ने निकाला कैसे था कि हर साल का डिविडेंड ले लो DN तक, विच इज इन्फाइनाइट ईयर्स तक, एंड उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। किससे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू? 1 + KE से। KE पे निकालोगे ऑब्वियसली, तो 1 + KE 1 + KE 1 + KE से तुम उसको डिस्काउंट कर रहे हो हर साल के अलग अलग फैक्टर से। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि ये बेसिकली हुआ क्या, ये तो तुम्हारी GP बन गई, इन्फाइनाइट GP बन गई, सेम रेट से ग्रो हो रही है, सेम कॉमन रेशियो से ग्रो हो रही है। ठीक है, तो GP का इन्फाइनाइट सम का अपन ने फॉर्मूला लगाया था विच इज़ A/1 - R। उसे पुट करने के बाद अपन ने देखा था कि जब अपन इसको उसमें पुट कर रहे हैं तो तुम्हारा मेन फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, P0 = D1/KE - G, जिसको अपन ने रीअरेंज करके KE का फॉर्मूला निकाला था। KE का फॉर्मूला क्या था, KE = D1/P0 + G। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने उसका उल्टा कर दिया, उसी ओरिजिनल फॉर्मूले को यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे। ये KE का फॉर्मूला अपना इस ओरिजिनल फॉर्मूले से निकल के आया था। इस चैप्टर के अंदर डिविडेंड के अंदर अपन इस ओरिजिनल फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, समझा? अब इसके अंदर अपन एक बात करी थी, एक मेन अजम्पशन होता है कि आपकी प्राइस तब पॉजिटिव आएगी जब KE - G इज ग्रेटर देन 0 भाई, एंड KE शुड बी ग्रेटर देन G। क्यों? क्योंकि अगर KE G से छोटा हो गया, लेट्स से
के ई 2 है एंड जी 4 है, तो डिनोमिनेटर तुम्हारा नेगेटिव और 2% आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव आ गया तो प्राइस भी नेगेटिव आ जाएगी। प्राइस नेगेटिव हो सकती है कभी शेयर की, जीरो जा सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, नेगेटिव कैसे जा सकती है? तो इसलिए के ई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जी। मतलब जी अगर 3 है तो के ई 4 तो होना ही चाहिए, मतलब 3 के ऊपर होना चाहिए, 3.1, 3.2, 3.3 जितना भी हो, लेकिन के ई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जी, वरना ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी P0 की, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस फॉर्मूले का हल्का सा लॉजिक अगर याद करना सीखना हो, देखो D1/P0 अपन कर ही रहे थे, डिविडेंड यील्ड वाले फॉर्मूले में अपन कर रहे थे D/P0 या D/NP अपन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे अपन D1/NP करते ही करते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर को D1/NP तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ग्रोथ और चाहिए, तो ग्रोथ ऐड कर दो यहाँ पे। वो डिविडेंड यील्ड वाला जो फॉर्मूला था उसके अंदर ग्रोथ नहीं थी, कुछ भी जीरो ग्रोथ थी। ठीक है, D/NP ले रहे थे, इसमें जीरो ग्रोथ थी, देयर इज नो ग्रोथ इन डिविडेंड। अर्निंग्स वाला फॉर्मूला भी जो था उसके अंदर भी जीरो ग्रोथ थी, अर्निंग्स यील्ड के अंदर भी देयर इज नो ग्रोथ। ठीक है, चलो तो इससे हमारा फॉर्मूला बन के आया एंड इसी को अपन बेसिकली वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो जितनी भी डिटेल्स इस फॉर्मूले की है वो मैं आपको इसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिवाइज करा रहा हूँ। बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं अपन, रिवाइज तो पहले करके आ गए, उस रिवाइज को भी अपन री कर रहे हैं अभी से। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा P0 = D1/KE - G का। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि फ्यूचर डिविडेंड की बात कर रहा है ये। गोर्धन काका ने बोला है कि आपका प्राइस इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। फ्यूचर वर्ड उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स वो आज का शेयर, आज का डिविडेंड नहीं लेना चाहता, वो सिर्फ फ्यूचर का लेना चाहता है। तो जो डिविडेंड बीत गया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ठीक है, कल की बात से बात करेंगे अपन, आज से लिखेंगे नई कहानी। तो जो आज के बाद का डिविडेंड होगा उससे प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी, जो पे कर चुके हो उसको भूल जाओ। तो यहाँ पे D1 ही आएगा, D0 नहीं आएगा। इसलिए अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन D1 एंड D0। एंड हमने टर्म्स देखी थी कि D1 को एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोल सकता है, डिविडेंड टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर बोल सकता है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड बोल सकता है, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोल सकता है, एंड कोई भी ऐसी टर्म्स जो फ्यूचर इंडिकेट कर रही हो कि अभी आने वाला है ये, तो ये जो बता रहा है ये तो आएगा, अभी आया नहीं है। ठीक है, तो आपको D1 लेना है फॉर्मूले के अंदर। तो जो भी आपको डिविडेंड देगा वो D1 है कि D0 आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, D0 बताएगा तो किस नाम से बता सकता है, डिविडेंड पेड और जस्ट पेड। ठीक है, अभी पे कर दिया, गया, पुराना हो गया ये। ठीक है, डिविडेंड पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में दे दिया था, ये है पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, लास्ट और प्रीवियस ईयर डिविडेंड, पिछले साल का डिविडेंड था, और यहाँ पे बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। तो डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डिविडेंड और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड। अगेन क्लियर डिस्टिंक्शन एकदम। ठीक है, एंड दूसरी ऐसी टर्म्स जो पास्ट को इंडिकेट कर रही हो कि वो तो हो गया, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी पास्ट है। ठीक है, अगर अपने को मालूम नहीं हो कि पास्ट बता रहा है या फ्यूचर बता रहा है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट बता रहा हो, जैसे अपन ने बात करी थी कि कंपनी पेस डिविडेंड ऑफ। अब पेस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ना तो पास्ट ना फ्यूचर, अपन इसमें क्या करेंगे? या फिर उसके अलावा हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि पास्ट है कि प्रेजेंट है कि सॉरी पास्ट है कि फ्यूचर है। तो ऐसे केस के अंदर तुम क्या करोगे? तुम्हें जो ठीक लग रहा है यार उसको लेके खत्म करो। तुम्हें जो ठीक लग रहा है, तुम्हें D1 लेना D1 ले लो, D0 लेना D0 ले लो, एंड वो अजम्पशन लेके लिख देना कि आई एम टेकिंग दिस एज D1 और D0, वो करके सोल्यूशन कर देना, खत्म हो जाएगा तुम्हारा मैटर। ठीक है, क्लियर? शक्ल में धुएंधार क्यों दिख रही है मुझे? ये सेम चीज़ डिविडेंड के अंदर है, ये सेम चीज़ तुम्हारे डिविडेंड डिसीजंस के अंदर भी मैं वापस से बताऊंगा कि यहाँ पे जो चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, सबको मैंने रिवाइज करा दिया, एंड वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो, मुझे भी ना शक्ल देख के समझना पड़ता है कि एक्सपेक्टेशन क्या चल रही है दिमाग के अंदर बातें। इसलिए तो FM अच्छे से आ गई है मेरे को FM में तो अपने को यही करना होता है ना, समझना पड़ता है इक्विटी वाले के मन में। चलो ठीक है, तो इसका अजम्पशंस क्या है? वापस से वही, फर्म इज ऑल इक्विटी, कोई डेट ही नहीं है। अगेन फिर डेट होगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा मामला, तो बोलता है डेट को पहले साइड करो, सिर्फ फर्म से ऑल इक्विटी है। ठीक है, एंड एनी प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस्ड ओनली थ्रू रिटेन अर्निंग्स। कोई भी प्रोजेक्ट है सिर्फ रिटेन अर्निंग्स से फाइनेंस कर सकते हैं, वरना उसके अलावा कोई ग्रोथ आ नहीं सकती। ठीक है, जो KE है तुम्हारा, अच्छा अपन ने इसके अंदर फिर बात करी थी कि इसी ने अपने गोर्धन काका ने ही ग्रोथ कैसे निकल के लाएगी उसका भी मॉडल दिया था अपने को। ध्यान आ रहा है ना? यहाँ पे अपन यूज़ करते हैं फॉर्मूला के अंदर G, ग्रोथ रेट। ठीक है, ये ग्रोथ का फॉर्मूला भी गोर्धन काका ने दिया था। क्या दिया था? जो अपन ने ग्रोथ के सेकंड मॉडल के सेकंड मेथड के अंदर पढ़ा था। ग्रोथ के अपन ने 2 मेथड देखे थे। चलो तुम्हारे इसी बहाने कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी रिवाइज हो रहा है। ग्रोथ के अंदर अपन ने 2 मेथड देखे थे। एक तो तुम्हारा था ज्योमेट्रिक मीन वाला मेथड,
ठीक है, जिसके अंदर अपन CAGR निकाल रहे थे। ठीक है, दूसरा था तुम्हारा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मॉडल, जिसको अपन गोर्धन काका का ग्रोथ मॉडल भी बोल रहे थे। ये लोगों इन्होंने क्या बोला था कि ऑब्वियसली तुम्हारे पास जो ग्रोथ आएगी वो सिर्फ रिटेन अर्निंग के थ्रू आ सकती है, क्योंकि रिटेन अर्निंग के अलावा तुम्हारे पास कोई और सोर्स ही नहीं है फाइनेंसिंग करने का। ठीक है, तो जितना भी तुमने रिटेंशन किया है, जितना भी तुम रिटेन कर रहे हो, लेट्स से अपन ने बात करी थी कि 60% अगर तुम रिटेन करते हो ये अर्निंग्स का, तो तुम्हारा रिटेंशन रेशियो 60% हो गया। ठीक है, अब इस 60% के ऊपर तुम कितना कमाओगे, जो तुम ROE है, जो तुम्हारा ROE है 60% में तो इक्विटी में शामिल होगा ना जाके। इसके ऊपर तुम कितना कमाओगे, जो तुम्हारा ROE है, वो ROE लेट्स से तुम्हारा 10% है, तो तुम्हारा एक्स्ट्रा इक्विटी कितना है, 60% का रिटेंशन रेशियो के बराबर, एंड उसके बाद तुम कमाओगे कितना, ROE 10% के बराबर। तो इन टोटल तुम कितना एक्स्ट्रा कमाओगे इस साल, 6%। इन्होंने ये ग्रोथ का मॉडल दिया था तुमको कि G इज इक्वल टू BR, नॉट बिहार बट BR। ठीक है, B बोले तो रिटेंशन रेशियो एंड R बोले तो अपना रिटर्न ऑन इक्विटी। क्लियर? तो इसका भी वही सेम चीज़ है, ये भी अगेन रिटेंशन रेशियो एंड ROE के बीच में ही खेल रहा है, जैसे वॉल्टर खेल रहा था। जैसे वॉल्टर चाचा खेल रहे थे वैसे गोर्धन काका भी उसी के बीच में खेल रहे। अब वॉल्टर के आगे चाचा अच्छा लगता है, गोर्धन के आगे काका अच्छा लगता है, तो अब ठीक है वैसे ही बोलेंगे फिर। तो ठीक है, B/R करके तुम्हारा ग्रोथ का फॉर्मूला बन जाएगा। यही सेम चीज़ को तुम वापस से इसी चैप्टर के अंदर यूज़ करोगे, डिविडेंड डिस्टेंस के अंदर भी तुम सेम चीज़ यूज़ करने वाले हो। ठीक है, अब अपन आते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर वापस से, उसके कुछ अजम्पशंस देखते हैं। अजम्पशन में इसने क्या बोला, जो तुम्हारा KE है वो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तुम्हारा पे आउट रेशो यानी रिटेंशन रेशो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तुम्हारा IRR या फिर ROE वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली जो भी तुम्हारे वेरिएबल्स यूज़ होने वाले हैं सब कांस्टेंट रहेंगे, मतलब मैं रिस्क नहीं ले सकता, आगे चेंज हो जाएगी तो फिर मेरा फॉर्मूला इनवैलिडेट हो जाएगा। तो मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, अब तुम एक चीज़ सोचो, तुम्हारा अगर ROE कांस्टेंट है एंड तुम्हारा पे आउट रेशो कांस्टेंट है, तो पे आउट मतलब रिटेंशन रेशो भी कांस्टेंट ही है। तो अगर रिटेंशन रेशो कांस्टेंट है एंड ROE कांस्टेंट है तो तुम्हारा ग्रोथ भी कांस्टेंट रहेगा हर साल। ठीक है, तो दिस मीन्स ग्रोथ वुड ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट सिंस B and R आर अज्यूम कांस्टेंट। क्लियर? एंड दूसरा KE शुड बी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स, वो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली। तो ये इसके बेसिक से अजम्पशंस हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने देखा था रिटेंशन रेशियो कैसे निकलता है अपना, 100 - DP रेशो करके। DP रेशो बोले तो डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे निकलता है अपना, इनकम स्टेटमेंट से देखते आ रहे हैं, DPS अपॉन EPS। ठीक है, ये अपना DP रेशो होता है। क्वेश्चन में मोस्ट लाइकली खुद ही दे देगा, DP रेशो निकाल के दे देगा। ठीक है, एंड रिटेंशन रेशो अपना कैसे निकलेगा, 1 - DP रेशो करके, या फिर 100% - DP रेशो इन परसेंटेज, जिसे तुम्हें ठीक लगे। क्लियर? ठीक है, एंड वही अगर R जो जिसको अपन ROE बोल रहे हैं उसको ये IRR भी बोल सकता है, ROI भी बोल सकता है, ROCE भी बोल सकता है, क्योंकि अगेन 100% इक्विटी कैपिटल है। तो कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है, जो भी नाम दे आप उसको बस R की जगह पे चिपका देना। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके गोर्धन काका ने 3 मॉडल दिए। एक सेकंड, गोर्धन काका ने आपको 3 मॉडल दिए। ठीक है, एक इसने बोला कांस्टेंट ग्रोथ वाला मॉडल, एक इसने बोला वेरिएबल ग्रोथ वाला मॉडल, एक इसने बोला नो ग्रोथ वाला मॉडल। ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर इसने क्या बोला कि आपकी ग्रोथ हर साल इक्वल होगी। ठीक है, जो भी अपन पढ़ के आए फॉर्मूला, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, D1 अपॉन KE - G, इसके अंदर अपन लेके चल रहे हैं कि हर साल आपकी ग्रोथ सेम रहेगी, ये ग्रोथ आपके परपेचुअल चलती जाएगी। ठीक है, तो ये पहला वाला मॉडल है कांस्टेंट ग्रोथ वाला। कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, वही जो भी अपन देख के आए। ठीक है, दूसरा वाला जो इसका मॉडल है वो है वेरिएबल ग्रोथ वाला मॉडल, जिसके अंदर बोलता है कि नहीं, ग्रोथ हर साल सेम नहीं होगी, वेरी करेगी, चेंज होगी। ठीक है, उसको भी अपन देखेंगे, बट वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तीसरा है नो ग्रोथ वाला मॉडल, जो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। तुम्हारा इस ग्रोथ मॉडल का, गोर्धन काका का जो मॉडल है उसका बेस ही ये वाला मॉडल है कांस्टेंट ग्रोथ, इसलिए वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब अपन वो तीनों मॉडल्स को एक एक करके देख लेते हैं, तुम्हारा ये मॉडल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पहला है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, जिसके अंदर हमारा ग्रोथ हमेशा सेम रहता है इनडेफिनेटली या परपेचुअली। इसका अपन ने फॉर्मूला क्या देखा, D1 अपॉन KE - G। ठीक है, अब D1 अपन कैसे निकाल रहे थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देख के आए थे, वापस से बता रहा हूँ, 2 तरीके से निकाल सकते हो, राइट? या तो EPS के रास्ते से निकाल सकते हो, या तो डिविडेंड के रास्ते से निकाल सकते हो, वहाँ पर भी बताया था सेम चीज़। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में D1 नहीं दे रखा है, आपको D0 दे रखा है, तो D0 × 1 + G कर देना। G क्या है, ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। G क्या है, ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। तो जो भी आपका डिविडेंड है D0 है, उसके ऊपर 1 साल की ग्रोथ लगा दोगे तो आपका D1 आ जाएगा। ठीक है, D0 × 1 + G, तो आपका D1 आ गया। एंड नीचे KE - G वैसा कैसा चलेगा। तो पहला तरीका तो ये D1 निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप D0 से D1 तक मत पहुंचो, आप EPS 1 से
को इनटू डीपी रेशो करके D1 तक पहुँचो, उसका तरीका ये है, ठीक है। तो उससे भी अपना D1 निकल जाएगा, उस D1 को इस फॉर्मूले में लिख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ICAI कभी कभी क्या करता है, ICAI की बुक में तुम्हें ये एक नया फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा जो कुछ भी नहीं है, बस इसी फॉर्मूले का दूसरा वर्जन है। कैसे बनाइए, देखो अपन ने क्या किया, D1 कैसे निकाला, EPS 1 इंटू DP रेशो करके, इसने इसी को यहाँ पे लिख दिया D1 की जगह पे। E1 क्या है, EPS 1, 1 माइनस बी क्या होता है, 1 माइनस बी क्या होता है, बी क्या है, रिटेंशन रेशो, तो 1 माइनस बी क्या होगा, DP रेशो। तो EPS 1 इंटू DP रेशो इसने न्यूमरेटर में कर दिया, नीचे क्या लिख दिया इसने, KE माइनस BR। BR क्या है अपना, G, ग्रोथ रेट। तो उसने इसी फॉर्मूले का एक नया वर्जन बना दिया। ICAI की बुक्स में आपको कभी कभी ये लिखा हुआ मिलेगा। सो आपको आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए। अगर आप D0 से D1 तक पहुँच रहे हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख दो या ये वाला फॉर्मूला लिख दो, पूरे मार्क्स है। अगर आप EPS 1 से पहुंच रहे हो प्राइस तक, EPS 1 से डिविडेंड निकाल रहे हो एंड उसके बाद P0 तक पहुंच रहे हो, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। अब यहां पे EPS 1 कैसे निकलेगा, EPS 0 इंटू 1 प्लस जी करके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बात करी थी। सो बेसिकली दो रास्ते हैं, या तो D0 को D1 में कन्वर्ट कर लो, क्या EPS 0 से EPS 1 निकालो, उस EPS 1 को इस फॉर्मूले में डालो एंड तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। दोनों रास्ते चलते हैं, कुछ भी करो पूरे मार्क्स हैं, कुछ भी करो पूरे मार्क्स हैं, ठीक है। ये नहीं लिख के ये भी कर लोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, इसको मैंने खोल के दिखा भी दिया है कि ये अपन ने क्या किया। अच्छा लिखा हुआ ही था, मैंने वापस से क्यों लिखा है इसको, ठीक है चलो, ठीक है। यहाँ पे D1 को अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड एक्सपेक्टेड, D0 डिविडेंड लास्ट पेड एंड G ग्रोथ रेट एंड डिविडेंड, ठीक है। लॉजिक अपन ने इसका सब डिस्कस कर लिया। अब दोनों मॉडल में डिफरेंस क्या है, वॉल्टर मॉडल, गोर्धन काका के मॉडल में, गोर्धन काका वॉल्टर चाचा, हाँ वॉल्टर चाचा एंड गोर्धन काका के मॉडल में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे D1 एंड D0 के बीच अपने को डिस्टिंक्शन करना पड़ता है। वॉल्टर चाचा का जो मॉडल है उसके अंदर अपने को D1 और D0 के बीच में डिस्टिंक्शन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो परपेचुटी पे बेस्ड है। वो बोलता है कि तुम्हें फॉरएवर मिलने वाला है, फॉरएवर मिलने वाला है, तो फर्क नहीं पड़ता तुम D1 ले रहे हो D0 ले रहे हो। जब अपन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जब अपन बात करें परपेचुटी की, तो एक साल से कुछ फर्क पड़ता है क्या बेसिकली, तो वैसा सीन है। तो यहाँ पे आपका D1 और D0 के बीच में डिस्टिंक्शन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आपको डिविडेंड दे रखा हो उसको सीधे सीधे उस फॉर्मूला के अंदर डाल देना। कौन सा फॉर्मूला था अपना, D प्लस E माइनस डी इंटू आर अपॉन के ई का, क्लियर। ये फॉर्मूला याद हुआ है या याद करने की कोशिश कर रहे हो, सो याद करने का जरूरत नहीं है वैसे। ये E माइनस डी क्या होता है, रिटेंशन को रिटर्न ऑन इक्विटी से मल्टीप्लाई करोगे ना तभी तो मिलेगी आपको अर्निंग्स उसकी। उसका प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए KE कर दो, फिर सूर्य का प्रेजेंट वैल्यू लेने के लिए फिर से KE कर दो, खत्म, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन परपेचुटी है, सो डजंट मैटर वेदर D1 और D0, ठीक है। गोर्धन काका के लिए D1 और D0 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी फॉर्मूले की डेफिनेशन ही यही है, मॉडल की डेफिनेशन यही है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। तो फ्यूचर को लेना इंपॉर्टेंट है, आप पास्ट वाले को नहीं ले सकते। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट वैल्यू, उसको डिस्टिंक्शन देना, ठीक है। तो अपने को नहीं भी दे रखा हो तो D1 और D0 में से जो भी है चूज़ कर लेना एंड अजम्पशन स्पेसिफाई कर देना कि मैं ये ले रही हूँ। कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसे P&L बना के दे देगा कि इस साल का प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट इस साल का इतना है, इस साल का डिविडेंड पे आउट इतना है, ऐसा आपको डेटा दे देगा। ऊपर लिख देगा ये कि ये ईयर है 2024 से 2025, ये प्रॉफिट दे रखा है, ये डिविडेंड पे आउट दे रखा है। अब मुझे लॉजिकल सी बात बताओ, आपको प्रॉफिट दे रखा है, डिविडेंड पे आउट दे रखा है, अगर आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि ये जो ईयर है 2024 से 25 ये पास्ट वाला है, अभी तो मैंने जो दिया ये तो आपको लिख रहा है कि नहीं तो फ्यूचर वाला ईयर है, ये अभी आया थोड़ी, खत्म थोड़ी हुआ है, नहीं ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया, सॉरी 24 से 25 तो खत्म हो गया। सो अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली से इंडिकेट कर दे कि जो ईयर दे रखा है ना ये पास्ट वाला ईयर है, तो ऑब्वियसली इससे जो प्रॉफिट निकल के जो डिविडेंड पे आउट निकले वो भी पास्ट वाला डिविडेंड होगा। अगर आपको बोल रहा है कि तो फोरकास्टेड P&L है, फोरकास्टेड स्टेटमेंट है, इस साल के एंड में ये प्रॉफिट निकल के आएंगे, तो उससे जो निकल के आएगा वो D1 निकल के आएगा। तो कभी कभी ऐसे कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ हिंट यूज़ करने पड़ते हैं इन क्वेश्चन के अंदर के, कि वो बता रहा है कि अच्छा ये पिछले साल का प्रॉफिट था तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो भी पिछले साल का निकल के आएगा, जो डिविडेंड निकल गया वो भी पिछले साल का आएगा। अगर आपको बता रहा है कि फ्यूचर का फोरकास्ट है ये आने वाले साल का ये प्रॉफिट है, इस साल में जो खत्म होगा तब ये प्रॉफिट आएगा, तो उससे जो डिविडेंड निकलेगा वो D1 निकल के आएगा। लॉजिकल सी बात है, ठीक है। सो कभी कभी अपने को कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी क्लियर नहीं हो तो फिर तो जो अजम्पशन तुम्हें लेना है ले लो, चलता है, क्लियर, ठीक है। अभी इसके ऊपर की एक और चीज़ है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले अपन चलते हैं आगे, वेरिएबल ग्रोथ रेट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब गोल्डन काका को खुद ही समझ में आ गया
कि मैं जो अजम्पशन ले रहा हूँ कि हर साल सेम ग्रोथ रेट लेगी, वैसा पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब वोल्टर चाचा ने आपको बताया कि तुम्हारा ग्रोथ रेट अलग अलग हो सकता है, तुम्हारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इस तरीके का होता है कि पहले कंपनी ग्रो करती है, फिर मैच्योर होती है, फिर डिक्लाइन कर जाती है। जब वोल्टर चाचा बोल सकते हैं ऐसा, तो गोर्धन काका क्यों पीछे रहेंगे? उन्होंने भी बोला कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि हर साल सेम ग्रोथ रेट रहेगी। नहीं, उसने बोला मैं भी वेरिएबल ग्रोथ रेट का एक मॉडल बनाऊंगा, तो उसने वेरिएबल ग्रोथ रेट का मॉडल बना दिया। वेरिएबल ग्रोथ रेट के उसने क्या बोला, ऐसा भी नहीं कि हर साल की तुम अलग अलग लेने लग जाओ कि इस पहले साल 1%, दूसरे साल 2%, तीसरे साल 3%, ऐसा भी नहीं। उसने थोड़ा स्टेज्ड ग्रोथ मॉडल बताया, स्टेज कि तुम स्टेजेस पकड़ लो। लेट्स से 3 स्टेज हो गई, 4 स्टेज हो गई, कि कैसे इसने बोला कि लेट्स से अगर अपना 3 स्टेज की ग्रोथ रेट, तो उसने क्या बोला कि कुछ इनिशियल फ्यूअर्स होंगे, लेट्स से ईयर 1 से 4, उसमें आपकी हाई ग्रोथ रेट होगी, लेट्स से 15%, तो चारों साल में आपकी 15% से ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर उसने बोला नेक्स्ट फ्यू ईयर्स थोड़ी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, 5 से 7 साल में वो 10% की हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कंपनी धीरे धीरे मैच्योर की तरफ आगे बढ़ रही है, मैच्योर हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। फिर इसके आगे से तुम्हारी बहुत ही कम ग्रोथ रेट होगी, बहुत ही कम ग्रोथ रेट चलती जाएगी, 5%, 5%, 5%, इनडेफिनेट पीरियड तक, एकदम लो ग्रोथ रेट। तो इसे कहते हैं 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल। तो जरूरी नहीं इसको वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल बोले, इसको वो 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल भी बोल सकता है, ठीक है। अब इसी 3 स्टेज, तुम्हारे क्वेश्चन 3 स्टेज के बहुत ही नहीं है ही नहीं, मतलब 3 स्टेज के ग्रोथ मॉडल तुम्हारे कोर्स में बहुत ही कम क्वेश्चन है, शायद एक ही क्वेश्चन है 3 स्टेज का, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल के हैं, जिसमें उसने एक और ग्रोथ रेट को, एक बीच वाले स्टेज को खत्म कर दिया। अब 2 स्टेज के अंदर क्या होगा, एक इनिशियल फ्यू ईयर्स के अंदर बहुत हाई ग्रोथ रेट होगी, एंड उसके बाद वाले ईयर्स के अंदर लो ग्रोथ रेट होगी। 2 ही स्टेज हैं बस, ठीक है। ये रहा तुम्हारा 2 स्टेज वाला मॉडल। अच्छा, मैंने ऐसे लिखा नहीं है, बट हाँ यहाँ मैंने लिख दिया कि 2 स्टेज वाला है, कि 1 से 4 तक ऐसा, 5 से इन्फिनिट तक ऐसा, ठीक है। अब इस केस के अंदर अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपन वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देखो, अगर आप देखोगे, सोचोगे, तो जो अपन वहाँ पे कर रहे थे कांस्टेंट ग्रोथ के अंदर, उसमें अपन क्या कर रहे थे कि आज से लेके इनफाइनाइट ईयर्स तक कांस्टेंट ग्रोथ होगी, ठीक है। इसके अंदर वो सेम चीज़ शिफ्ट हो गई है, इसके अंदर ईयर 8 से लेके ईयर इनफाइनाइट तक कांस्टेंट ग्रोथ है, उससे पहले अलग अलग है। तो बात यह है कि आपको इसके अंदर लगाना वही वाला फॉर्मूला है जो अपन पहले करके आए थे, बस वो फॉर्मूला थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। उसके अंदर अपन आज फॉर्मूला लगा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि आज से इनफाइनाइट ग्रोथ है। ये जो अपन फॉर्मूला देख के आए d1/ke - g का, ये जो फॉर्मूला है ये तब लगना स्टार्ट होता है जब आपकी जीपी बन रही है। जीपी बन रही है, जीपी का मेन फॉर्मूला, मेन चीज़ क्या है, जीपी के अंदर कॉमन रेशियो होना चाहिए, यानी हर साल की ग्रोथ सेम होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जिस साल से आपकी ग्रोथ कांस्टेंट हो रही है। सो दैट मीन्स कि जो अपन ने ये 2 स्टेज 3 स्टेज देखा, ये 3 स्टेज देखा, इसके अंदर ईयर 8 से लेकर इन्फिनिट ईयर्स तक तो हमारी कांस्टेंट ग्रोथ है। दैट मीन्स ईयर 8 से इन्फिनिट तक की तो जीपी बन जाएगी। दैट मीन्स इनका वैल्यूएशन, इन डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू मैं d1/k वो वाले ओरिजिनल फॉर्मूले से कर सकता हूँ। कौन सा वाला? d1/ke - g। उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। कौन सा? d1/ke - g वाला फॉर्मूला। तो इनका वैल्यूएशन मैं d1/ke - g से कर सकता हूँ, लेकिन इनका मैं क्या करूँगा, ये पहले 1 to 4, 5 to 7, इनमें तो फॉर्मूला लग नहीं सकता, क्योंकि वो लगता है तब जब आपकी कांस्टेंट ग्रोथ हो एंड इनफाइनाइट ईयर्स तक की हो, क्योंकि वो इनफाइनाइट जीपी से निकल के आया है। ये 1 to 4 और 5 to 7 में तो इनफाइनाइट है ही नहीं, ठीक है। तो इनके ऊपर तो वो फॉर्मूला लग नहीं पाएगा। तो इनका अपन क्या करेंगे, इन साल के डिविडेंड्स का तुम नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना अपने को आती है ना, गोर्धन काका ने अच्छा फॉर्मूला दिया तो वो तब से यूज़ करेंगे जब तक इनफाइनाइट है। अब अगर कहीं पे नहीं लग पा रहा है तो अपन हेल्प कर देंगे थोड़ी सी, उसकी नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें तुम क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ P0 विल बी फॉलोज फॉर 3 स्टेज ग्रोथ। क्या होगा, 1 to 4 का तुम डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इसके ऊपर कांस्टेंट DDM फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। 5 to 7 से तुम डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। 5 to 7, 1 to 4, 5 to 7 से तुम डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। डिविडेंड का अमाउंट लिखो एंड उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। टेबल बनेगी पूरी कि ये डिविडेंड का अमाउंट, ये इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट DDM फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। 8 to इनफाइनाइट ईयर्स के जो डिविडेंड आएंगे उसका तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर तुम फॉर्मूला कैसे बिठाओगे, इनफाइनाइट डिविडेंड की ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ईयर 8 के डिविडेंड से। तो इसके अंदर फॉर्मूले में क्या बैठेगा, ऊपर D8 बैठेगा। वहाँ पे अपन D1 बिठा रहे थे क्योंकि D1 से इनफाइनाइट बैठ रही थी, यहाँ पे अपन D8 से अपनी इनफाइनाइट स्टार्ट हो रही है तो अपन D8 बिठाएंगे और नीचे ke - g छोड़ देंगे, ठीक है। समझा फॉर्मूला? अब मुझे एक चीज़ बताना, अपन ने क्या किया था, अपन ने फॉर्मूला बिठाया था D1/ke - g का, ये मुझे क्या बता रहा था, P0, ठीक है।
तो अगर मेरा डिविडेंड फर्स्ट ईयर का है तो मुझे प्राइस देता है आज की। यहां पे डिविडेंड अगर 8th ईयर का है तो ये मुझे प्राइस कब की देगा? 1 साल पहले की। ये क्या देगा? P7। तो ये सब तामझाम करके ये जो फॉर्मूला लगा के तुम्हें क्या मिला? ईयर 8 से इन्फाइनाइट ईयर्स तक का जो भी डिविडेंड था उसका प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन 7th ईयर, यानी P7। ठीक है, बात क्या, लॉजिकल सी बात क्या, P7 क्या है? 7वें ईयर के एंड पे शेयर की प्राइस कितनी होगी, जो मुझे क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ईयर 8 से फ्यूचर तक, ईयर 8 से लेकर इन्फाइनाइट ईयर्स तक की डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, वो तुमने इससे निकाली, वो P7 आ गई। अभी P7 है, अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू करना बाकी है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये जितने भी जो पॉइंट्स थे 1 से 4 से 5 से 7 के सारे डिविडेंड्स को अपन ने प्रेजेंट वैल्यू करके 0 ईयर पे लेके आया। ये भी 7वें साल पे ही है, तो अभी अपने को इसका प्रेजेंट वैल्यू और निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7th ईयर से। सिंपल, समझ गया? अब इसके अंदर एक और न्यूएंस क्या है कि जो यहां पे तुम ग्रोथ लोगे वो ग्रोथ कौन से ले लोगे? कौन से ले लोगे? इस फेस वाली, इस फेस वाली कि इस फेस वाली? लॉजिकल सी बात, अपन लगा किसके ऊपर रहे हैं? 8 से इन्फाइनाइट ईयर्स के लिए लगा रहे हैं, तो जो लास्ट फेस, जो इस फेस के अंदर जो ग्रोथ रेट होगी वही आएगी नीचे। दैट मीन जो सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, जैसे इस केस में मैंने 5% बोली है, तो यहाँ नीचे 5% लग जाएगी ग्रोथ रेट। सिंपल, क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब यही सेम चीज़ अगर आपको 2 स्टेज में करके दे दे तो 2 स्टेज में भी सेम चीज़ लगेगी। 2 स्टेज के अंदर बस ये होगा कि बीच का एक स्टेज कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सीधे 1 to 4 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, इन 5 to 8 का, 5 to 8 के ऊपर फॉर्मूला लगा देना। कौन सा वाला? कांस्टेंट ग्रोथ वाला। वो को क्या निकाल के देगा? P4 निकाल के देगा। अब इस P4 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 4th ईयर से। क्लियर, समझ में आ गया? क्वेश्चन है इसका अपना 18 एंड 19 वाला, अपन इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ये एकदम क्लियर। क्वेश्चन देख लें कुछ इसके अपन, ताकि ये यहीं का यहीं निपट जाए। क्वेश्चन देखने से कुछ, चलो एक सेकंड ना, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा यार। हाँ मैंने वैसे लिख तो रखा ही होगा नाम से, एक सेकंड ना। यस गाइस, हाँ सो अपना ये क्वेश्चन देखोगे Jan 25 में MTB 1 में आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि कंपनी का एक्सपेक्टेड है 10% ग्रोथ रेट फॉर नेक्स्ट 4 years, देन 5% फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। तो 2 स्टेज हो गया, पहले 4 साल 10%, उसके बाद 5% से ग्रोथ होगी। ठीक है, कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का। एंड कंपनी ने लास्ट जो डिविडेंड पे किया था, कंपनी पेड ₹4 एज डिविडेंड पर शेयर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये क्या है? तुम्हारा ₹4 का D0 है। ठीक है, अपने को प्रेजेंट वैल्यू किसकी निकालनी है? एज पर गोर्धन D1 से लेके इन्फाइनाइट ईयर्स की। तो सबसे पहले अपने को D0 से D1 चाहिए। ठीक है, तो इस 4 के ऊपर अपन रेट लगाएंगे कौन सी? नेक्स्ट 4 ईयर्स की कितनी? 10% की। तो ये पहले साल का डिविडेंड कितना हो जाएगा? 4 × 1.1, 10% की ग्रोथ रेट है। ठीक है, ये कितना निकल जाएगा? 4.4। उसके ऊपर फिर से एक और ग्रोथ लगा दी अपन ने, 1.1 को का स्क्वायर कर दिया, तो ये निकल के आ गया 4.84 सेकेंड ईयर का डिविडेंड। अब 3 ग्रोथ लगा दी, 10% × 10% का क्यूब कर दिया, 3 साल की ग्रोथ लग गई, तो ये आ गया 5.32। अब 3 साल तक हो चुका है, चौथे साल की करना बाकी है, तो चौथे साल का भी एक और कर दिया अपन ने, तो ये आ गया अपना चौथे साल का डिविडेंड। ठीक है, ये 4 साल के डिविडेंड आ गए। इसके बाद से 5वें साल से लेके इन्फाइनाइट ईयर्स तक अपनी ग्रोथ रेट कम हो गई है। कितनी हो गई है? 5% हो गई है। तो उसके लिए अपन लगाएंगे कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू मतलब तुम्हारे काम का नहीं, इतना फाइनल में ज़्यादा आता है ये काम का। इसको जनरली तुम P4 भी बोल सकते हो, टर्मिनल वैल्यू की जगह पे P4 बोल सकते हो, बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, जो भी लिखना है, टर्मिनल वैल्यू लिखना है टर्मिनल वैल्यू लिखो, P4 लिखना है P4 लिखो, चलता है। ठीक है, ये तुमने कैसे निकाला? ये तुम्हारा पहले साल का, ये तुम्हारा 4th ईयर का डिविडेंड 5.86। ठीक है, तुम्हें फॉर्मूले के अंदर क्या चाहिए? क्या चाहिए? D5 चाहिए फॉर्मूले के अंदर, D5/KE - G करना है। करेक्ट, D5 अपना कैसे निकलेगा? अपन D4 तक तो यहाँ तक पहुँच गए 5.86 पे। ठीक है, तो D5 कैसे निकलेगा? D4 × 1 + G/KE - G। ठीक है, D4 मेरा कितना है? 5.86। ग्रोथ मेरी कितनी होगी?
फिफ्थ ईयर से बात कर रहा हूँ, फोर्थ ईयर से फिफ्थ ईयर के बीच में कितनी ग्रोथ होगी, कम वाली, कितनी है वो, 5%। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा इंटू 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाई के ई क्वेश्चन में दे रखा है मुझे 15% का 0.15 माइनस 0.05, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। 5.86 इंटू 1.05 डिवाइड बाई 0.15 माइनस 0.05, ये तुम्हें क्या दे गया, इसकी तुम टोटल करोगे तो वैल्यू आएगी 49.54, नहीं एक सेकंड, इसका वैल्यू कितना आएगा 61.53, निकालो एक बार चेक कर लो वही आ रहा है ना। 5.86 इंटू 1.05 डिवाइड बाई 10%, 61.53 आ रहा है, तो इसका वैल्यू है 61.53 जो अपन ने यहाँ पे लिखी टेबल के अंदर। ठीक है, अब ये तुम्हें क्या दिखा रहा है बेसिकली, 61.53 क्या है, पी कौन सा, P4। ठीक है, ये है P4, तो उस पर फोर्थ ईयर का फैक्टर लगना चाहिए। तो देखो फोर्थ ईयर के ऊपर कौन सा फैक्टर लग रहा है, 0.572, इसके ऊपर कौन सा फैक्टर लग रहा है, 0.572। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इनका सम निकाला, काम खत्म, आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, समझ में आ गया। हाईएस्ट डिफिकल्टी जो में जा सकता है जो गोर्धन काका के अंदर, वो यही है। ठीक है, बाकी अगर कुछ एकदम घुमा के देना हो तो अलग बात है। प्रिडिक्टेबल डिफिकल्टी जो हाईएस्ट है वो यही है, इसके ऊपर डिफिकल्टी नहीं है गोर्धन काका की, गोर्धन मॉडल की। ठीक है, चलो तो ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ मुझे बतानी थी, नो ग्रोथ वाला अपन ने देख के ख़त्म कर देते हैं, एंड देन उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ठीक है, नो ग्रोथ डीडीएम भी बहुत सिंपल है यार, जो अपन ने फॉर्मूला देखा D1/KE माइनस जी, उसमें जी को 0 कर दो, आ गया तुम्हारे पास फॉर्मूला, क्या बन जाएगा D/KE। D/KE क्यों लिखा, D1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब ग्रोथ ही नहीं है तो D0 D1 में कोई फ़र्क ही नहीं है, सेम डिविडेंड हर साल चलता जाएगा तुम्हारा D/KE, ये तुम्हारा नो ग्रोथ का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे आया, D1/KE माइनस जी को अगर जी को 0 कर दोगे तो D/KE बन जाएगा। एंड देखोगे तो ये जो तुमने डिविडेंड डील वाला फॉर्मूला देखा था, क्या था, D/P0 या D/NP, उसी को रीअरेंज किया अपन ने, के को नीचे ले गए, पी को ऊपर ले गए। तो जिस भी तरीके से देखना आपको। ठीक है, अगर EPS 40 रुपीज़ है, रिटेंशन रेशियो 40% है, एंड के अगर 10% है, तो कैसे निकलेगा आपका शेयर प्राइस, 40 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 40% रिटेंशन रेशियो है, तो डिविडेंड पे आउट कितना हो गया 60% का, 40 का 60% कितना होता है 24, तो तुम्हारा डिविडेंड है 24 रुपीज़ का, तो 24 रुपीज़ का तुम्हारा डिविडेंड है, उसको डिवाइड करोगे के से, के कितना 10%, 240 रुपीज़ का प्राइस आ गया। क्लियर, समझ में आ गया ये। ठीक है, अब ICI के हिसाब से, ठीक है, ICI के हिसाब से जो गोर्धन काका ने बात बोली एंड जो वोल्टर चाचा ने बात बोली वो सेम है ICI के साथ। अब देखो मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से अगर तुम देखोगे तो दोनों के बीच में फ़र्क है, देर आर बहुत ही न्यूआंस्ड फ़र्क है। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा अपने को, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन फ्रॉम अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ICI ने जो बात बोली अपन उसको फॉलो करते हैं। ICI बोलता है कि वोल्टर चाचा एंड गोर्धन काका ने सेम बात बोली है। ठीक है, दैट मीन्स गोर्धन काका का मॉडल का भी जो कंक्लूजन आएगा वो सेम वही आएगा जो तुम्हारे वोल्टर चाचा के मॉडल का था। क्या था कि अगर तुम्हारा ROE KE से बड़ा है तो तुम रिटेंशन बढ़ाओगे तो P0 बढ़ेगा, एंड तुम्हारा आइडियल DP 0% होना चाहिए, ऑप्टिमम पे आउट 100% होना चाहिए। जो सेम अपन ने वहाँ देखा था वही सेम चीज़ ICI ने लिख दी कि गोर्धन काका का भी सेम बात है। क्लास में डिस्कस किया था कि देयर इज अ डिफरेंस, न्यूआंस डिफरेंस है काफ़ी, बट ठीक है अभी के लिए नहीं कवर करते हैं उसको अपन, इतना इनफ है। तो अगर एग्जाम में पूछे तो बोल देना सेम है दोनों का कंक्लूजन। ठीक है, अगर इस रैशनल से पूछे कि गोर्धन काका के अंदर तुम क्या करोगे तो वही करोगे जैसा अपन वोल्टर के अंदर कर रहे थे। ऑप्टिमम पे आउट कितना होगा, ऑप्टिमम पे आउट कितना होगा, इतना होगा। क्लियर, ये तुम्हारा गोर्धन मॉडल खत्म हो गया। तो अपना ये ग्राम एंड डॉट बाद में करेंगे, पहले MM पे आ जाते हैं। ठीक है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है तुम्हारी MM अप्रोच वाली, जिसके अंदर MM भाई का फुल फॉर्म क्या है, MM का मोदिग्लानी मिलर, ये दो लोग थे जिन्होंने हाइपोथेसिस दिया था। अब ये लोगों ने इररिलेवेंस थ्योरी दी है, मतलब ये लोग बोलते हैं कि डिविडेंड इररिलेवेंट है, डिविडेंड कितना ही तो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वही वोल्टर चाचा गोर्धन काका लड़ाई कर रहे हैं बोर्ड रूम में बैठ के, कितना डिविडेंड दे, ये खड़ा होता है, क्यों थक रहे हो रे, क्यों थक रहे हो रे, इररिलेवेंट है, वॉक्स आउट, माइक ड्रॉप, इसका सिंपल सा सीन है। ठीक है, सो इसके हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्लास बंक मारता था FM की जब डिविडेंड डिसीजंस और अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा था,
क्योंकि इसको लगता है कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन रेलेवेंट ही नहीं है। तो दो डिसीजन ने ऐसे हटा दिए, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है, एक होता है डिविडेंड डिसीजन। तो दो डिसीजन ने ऐसे हटा दिए, बोलते तो फिर क्या पढ़ें, इन्वेस्टमेंट पढ़ो, वही काम किए तुम्हारे तो इसके हिसाब से दोनों थ्योरीज इररिलेवेंट है। ये क्लास बंक मारता था उसकी, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही बिलीव दैट डिविडेंड डिसीजंस आर रिलेवेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पे आउट। आप कितना ही पे दे दो डिविडेंड को कितना ही दे दो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन द सेम। वैल्यू ऑफ फर्म यानी कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे भी, कि कंपनी के शेयर्स की जो भी टोटल वैल्यू, सारे शेयर्स की जो मिला के वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी, ऐसा ही बोलता है, ठीक है। अब वो प्रूव करने के लिए इससे जो अजम्पशंस लिए हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा अजम्पशंस ले रखे हैं इसने। ऑब्वियसली परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स अपन मानते हैं, नो टैक्स और नो टैक्स डिस्क्रिमिनेशन अपन मानते ही हैं, ऑल प्रोजेक्ट्स टू बी फाइनेंस प्योरली थ्रू इक्विटी अपन मानते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है वो मानते हैं। इसने बोलते हैं कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है कि इन्वेस्टर्स कैन फोरकास्ट फ्यूचर डिविडेंड्स, मतलब इन्वेस्टर प्रेडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर का डिविडेंड कितना होगा, ठीक है। एंड मार्केट प्राइजेस विद सर्टेनिटी, प्राइजेस भी कितना होगा वो भी सर्टेनिटी से फोरकास्ट कर सकता है वो, ठीक है। वन डिस्काउंट रेट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल एसेट्स एंड ऑल पीरियड्स। एक डिस्काउंट रेट से सारे एसेट्स को तुम डिस्काउंट कर सकते हो, इन सारे फ्यूचर पीरियड्स के लिए कर सकते हो। सो ऐसे कुछ बहुत ही ज़्यादा अजम्पशन ले लिए इसने, ठीक है। एंड मैं जब आपको फॉर्मूला बताऊंगा, जब अप्रोच बताऊंगा तो आपको पता चल भी जाएगा कि इसको समझने के लिए अपने को एक्चुअल में वो रणबीर कपूर वाले मैदान में जाना पड़ता है बोलता है क्या था डायलॉग रणबीर कपूर का रॉकस्टार के अंदर, क्या था, यहाँ से बहुत दूर एक मैदान है, सही गलत के पार, वहाँ मिलूंगा मैं तुझे। तो आपको एमएम से मिलने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, उस मैदान में जहाँ पे सही गलत नहीं चलता, जहाँ पे सिर्फ इसका रूल चलता है, ठीक है। सो वहाँ पे इसके फॉर्मूले एंड इसका मॉडल वहीं वैलिड है। इस दुनिया की नज़रों से, इस दुनिया के लॉजिक से वो उसने अपने को बनाया है बस, और कुछ नहीं है। इतना उसने खेला है अपने साथ, बेसिकली अपनी बुद्धि के साथ में खेल के गया है वो। वहीं पे जाके इसको पकड़ना पड़ेगा, वहीं जाके समझ में आएगा ये फॉर्मूला अपने को, ठीक है। चलो अभी हाँ, तो इसको बेसिकली अपने को करना क्या है, 4 स्टेप्स हैं, वो चारों स्टेप्स लगाने काम हो जाएगा। तो पहले मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ कि चारों स्टेप्स कौन कौन से लगाने। लॉजिक पहले फॉर्मूले का बताऊंगा क्योंकि उसी में लॉजिक है, पीछे वाले के स्टेप्स में कोई लॉजिक ही नहीं है। तो वो तीनों एक साथ करने के बाद मैं बताऊंगा कि इसने खेला कैसे अपने साथ में, ठीक है। तो पहले स्टेप का लॉजिक समझेंगे, वो स्टेप सीखेंगे, एंड उसके बाद के 3 स्टेप एक साथ सीखेंगे, एंड उसके बाद लॉजिक डिस्कस करेंगे। सो बी लिटिल पेशेंट फॉर द 3 स्टेप्स आगे वाले, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, P1 निकालना है। कैसे निकालना है, किस फॉर्मूले से, P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, लॉजिकल सा है, बहुत लॉजिकल सा है, ठीक है। आप आज एक शेयर के ऊपर प्राइस, आप आज जो शेयर खरीदोगे तो आप किस प्राइस पे खरीदोगे, P0 पे खरीदोगे, उससे आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, KE का, ठीक है। तो आपके हिसाब से 1 साल बाद प्राइस कितनी, आपकी वेल्थ कितनी हो जानी चाहिए शेयर को खरीदने के बाद, P0 इंटू 1 प्लस KE, क्यों नहीं चाहिए ना, P0 इंटू 1 प्लस K होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि आपको KE का रिटर्न चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि क्योंकि उसने बोला है कि जो आप रिटर्न, आपकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, आप रिटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट का एक्यूरेटली, एंड मार्केट प्राइस भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो दैट मीन्स जो आप प्रेडिक्ट करके चल रहे हो, जो आपको मिलेगा एक्चुअल में वही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतना ही आपको मिलने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो आप KE का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपकी जो वेल्थ होने वाली है 1 साल बाद वो इसके बराबर होनी ही चाहिए आइडियली, क्योंकि आप वही तो लेके चल रहे थे जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो आपको एक्चुअली मिलने वाला है। तो इसकी इक्वल आनी चाहिए। तो दैट मीन्स 1 साल बाद की आपकी वेल्थ शुड बी इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस K, करेक्ट। एंड 1 साल बाद की आपकी वेल्थ कौन सी होगी, एक तो P1 प्लस साथ में जो कंपनी हमको डिविडेंड देगी वो भी आपकी वेल्थ में जुड़ जाएगा। तो दैट मीन्स P0 इंटू 1 प्लस K शुड बी इक्वल टू D1 प्लस P1, करेक्ट है। अब इसी को रीअरेंज कर दिया उसने, 1 प्लस K को नीचे ले जाओ, बन गई फॉर्मूला P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K। एंड लॉजिकल सी बात है, आपकी 1 साल बाद की वेल्थ का प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू योर टुडेज प्राइस, यही है। 1 साल बाद की वेल्थ थी, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर लिया 1 प्लस K करके, तो आपकी आज की प्राइस आ गई। लॉजिकल फॉर्मूला एकदम। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है, पहले P1 निकालना है, क्योंकि आपको आज का P0 पता है, एंड आपको इस फॉर्मूले से P1 निकालना है। एग्जांपल देखते हैं, दो केसेस। अब इसके अंदर हमेशा हम 2 केस लेते हुए चलेंगे, एक तो वो जिसके अंदर डिविडेंड अपन पे कर रहे हैं, एक वो जिसके अंदर अपन डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या बताना है, ये क्या बोलना चाह रहा है, दोनों केस में वैल्यू सेम रहने वाली है, राइट। डिविडेंड दो चाहे नहीं दो, तो इस पूरे मेथड के अंदर अपने को एंड में कंक्लूजन ये देना है कि दोनों में वैल्यू सेम है। तो आप 2 केस लेते हुए चलोगे हमेशा। तो पहला केस क्या है, जिसके अंदर डिविडेंड कंपनी दे रही है 10 रुपये का, दूसरा एग्जाम्पल क्या, इसमें डिविडेंड दे रही है कंपनी 0 रुपये का, यानी डिविडेंड नहीं दे रही है। सो एग्जाम्पल क्या है अपना, P0 है 100 रुपीज़ का एंड KE है 20% का। तो P1 कितना होगा, पहले केस में जब D1 10 रुपीज़ का है, ठीक है, करो यहीं पे करो, ठीक है। P0 100 का है,
ठीक है, एंड के 20 का है, तो आपके हिसाब से P1 कितना निकल के आएगा? देखो फॉर्मूला क्या है, P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 अपन 1 प्लस के, ठीक है। इसके हिसाब से P0 100 आ गया, के की जगह पर अपने 20% रख दिया, D1 10 रख दिया, तो P1 निकल के आ जाएगा अपने पास। P1 कितना निकल के आएगा? 110 का। क्या कर रहे हो? बेसिकली रिवर्स कैलकुलेशन तो कर रहे हो। 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1.2, 120 में से ये 10 माइनस कर दो यहाँ पे, तो 110 आ गई तुम्हारी P1, ठीक है। तो P1 आ गया तुम्हारा 110 का। दूसरा केस जिसमें D1 0 है, जिसमें डिविडेंड कंपनी नहीं देगी, उस केस में कितना निकलेगा? अगर उस केस में तुम्हारा ये 0 है डिविडेंड, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारे पास? 120 का पूरा पूरा तुम्हारा P1 हो जाएगा। वही क्या है यहाँ पे, ये 0 हो गया, अब ये 100 इंटू 1.2 कर दिया, इसको ऊपर ले गए, तो तुम्हारा P1 इक्वल टू 120 आ गया, ठीक है। तुम देख ही रहे हो यहाँ पे डिविडेंड 0 था, तो पूरा का पूरा 120 तुम्हारा प्राइस आ गया। यहाँ पे प्राइस 110 प्लस 10 का डिविडेंड मिला के 120 हो रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तुम्हारा टोटल वेल्थ 120 ही होगा दोनों केस के अंदर, ठीक है। अब यहीं तक सारा लॉजिक खत्म हो जाता है, सारा लॉजिक यहीं पे था। इसके आगे समझने के लिए अपने को टेलीपोर्ट होना पड़ेगा मैदान में, ठीक है। चलो वहाँ पहुँच जाते हैं अपन सीधे। तो अपना स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 के अंदर ये बोलता है कि क्योंकि आपने डिविडेंड पे किया है, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ तो आपने री इन्वेस्टमेंट प्लान कर रखा होगा, आपने कंपनी ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो प्लान कर रखा होगा। अब वो इन्वेस्टमेंट प्लान आपने कर रखा है एंड आपने डिविडेंड भी बांट दिया, तो अब आपको नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले अगर आप डिविडेंड सारा नहीं देते तो आपको कम शेयर्स इशू करने पड़ते, अब आपको ज़्यादा शेयर्स इशू करने पड़ेंगे वो इन्वेस्टमेंट प्लान जो भी कर रखे हैं आपने, उनके लिए पैसा जुटाने के लिए। तो इसके अंदर अपन क्या निकालते हैं कि अपने को कितने एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ये सारा क्योंकि अपन ने डिविडेंड इशू कर दिया उस चक्कर में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने वापस से उसी एग्जाम्पल को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या था ईपीएस जो अपना था, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि ईपीएस 20 रुपीज़ का है, ठीक है। इन अबव एग्जाम्पल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बोले? 1 लाख, ठीक है। दैट मीन्स कंपनी की टोटल अर्निंग्स कितनी है? 20 लाख, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान कितने कर रखे हैं? 25 लाख के, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इफ D1 इक्वल टू 10 एंड D1 इक्वल टू 0। तो वही सेम केस जो मैंने ऊपर बताया था, D1 इक्वल टू 10 एंड D0 इक्वल टू 0, D1 इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात, आपके पास अर्निंग्स कितनी थी? 20 लाख की, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 25 लाख का, ठीक है। अगर आप डिविडेंड बिल्कुल नहीं देते हो, अगर आपका D1 0 होता है, तो आप सारी की सारी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स 20 लाख की आपकी अर्निंग्स थी, 20 इंटू 1 लाख, 20 की 20 लाख आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स, एडिशनल कितने रुपए के शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? ये 25 लाख के इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 लाख, सिर्फ 5 लाख, तो 5 लाख आपके एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। तो अपना केस 2 यही है कि व्हेन D1 इज इक्वल टू 0, तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान कितना है, इसको अपन नोट करते हैं आई से, कितना? 25 लाख का। एंड अपने पास कितनी रिटर्न अर्निंग अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए? टोटल अर्निंग्स ई कितना? 20 लाख का, माइनस क्या करेंगे? डिविडेंड पेड, इसमें कितना डिविडेंड पे किया? निल। दैट मीन्स सारी की सारी 20 लाख की अर्निंग्स आपके पास अवेलेबल है, रिटेन अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ री इन्वेस्टमेंट। तो आपको अब एडिशनल कितनी कैपिटल रेज करनी पड़ेगी, एडिशनल कितने फंड्स रेज करने पड़ेंगे? 5 लाख के। कैसे निकला? 25 लाख का इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज आई माइनस दिस रिटेन अर्निंग अवेलेबल 5 लाख, ठीक है। अब इसको आप कितने प्राइस पे इशू करोगे? जब D1 0 था तो आपका प्राइस कितना हो रहा था पिछले एग्जाम्पल के अंदर? 120, ठीक है। तो उसको डिवाइड कर दो 120 से, आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे? डेल्टा एन से, डेल्टा एन, ठीक है। डेल्टा एन बोले तो डेल्टा मतलब चेंज, एन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, तो कितना चेंज हो रहा है नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4166.67 शेयर्स। ये अपना हो गया केस 2। केस 1 कितना था? जिसके अंदर अपन डिविडेंड दे रहे थे 10 रुपये का, इसके अंदर अपन कैसे निकालेंगे? ठीक है, जब D1 10 रुपीज़ का है तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान आई 25 लाख का ही है, ठीक है। रिटर्न अर्निंग कितनी अवेलेबल होगी इस केस के अंदर? 20 लाख माइनस 10 लाख का डिविडेंड, कैसे? 10 रुपये का पर शेयर पे, टोटल 1 लाख शेयर्स, तो 10 लाख का टोटल डिविडेंड हो गया। कितनी रिटर्न अर्निंग हमारे पास अवेलेबल है री इन्वेस्ट करने के लिए? 10 लाख की, क्योंकि 20 लाख का अर्निंग्स था, उसमें 10 लाख तो डिविडेंड पे कर दिया अपन ने, तो बचा कितना हमारे पास? सिर्फ 10 लाख का। तो 10 लाख का अपन री इन्वेस्ट कर पाएंगे, बाकी का अपने को एडिशनल फंड्स इशू करना पड़ेगा। कितना इशू करना पड़ेगा? 25 लाख माइनस 10 लाख यानी 15 लाख। तो 15 लाख के अपने को फंड्स इशू करने पड़ेंगे। यानी किस प्राइस पे करेंगे? इस केस के अंदर जब D1 10 था तो प्राइस कितनी आ रही थी? 110, तो 110 से डिवाइड कर देंगे, 13636.3656 आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। इतना आपको इशू करने पड़ेंगे, जिसको अपन बोलेंगे डेल्टा एन। केस 1 में डेल्टा एन इतना है, केस 2 में था 4000 समथिंग जो आ रहा था, वो केस 2 के अंदर डेल्टा एन था, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो इस टेबल के थ्रू कर सकते हो,
ये समझाने के लिए ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूले से कर सकते हो। डेल्टा एन को आप कैसे निकाल सकते हो, आई माइनस ई माइनस एन डी वन अपॉन पी वन। देख के थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन है क्या, ये ई क्या है, अर्निंग्स, उसमें से माइनस क्या कर रहे हो, एन डी वन क्या है, टोटल डिविडेंड। तो अर्निंग्स में से टोटल डिविडेंड को माइनस कर रहे हो, जो अपन ने यहाँ पे निकाला, अर्निंग्स माइनस टोटल डिविडेंड। ये क्या निकल के आ गया, ये कितनी रिटेन अर्निंग्स तुम्हारे पास अवेलेबल है री इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या दिखा रहा है, कितनी रिटेन अर्निंग हमारे पास अवेलेबल है री इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसको अपन माइनस कर रहे हैं आई में से, क्योंकि इतना हमको टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो माइनस करने पे क्या मिल जाएगा कि हमें कितना एडिशनल फंड्स चाहिए, इतना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है एंड इतना मेरे पास रिटेन अर्निंग अवेलेबल है। तो माइनस करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि मुझे एडिशनल कितना फंड्स रिक्वायर है, डिवाइड कर देंगे P1 से। कुछ भी नहीं किया, बस ये जो अपन ने यहाँ पे तामझाम किया था उसी को मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूले में डाल दिया। क्या किया अपन ने, आई यहाँ पे किया, उसमें से अपन ने ये माइनस किया, ये क्या है, ई माइनस एन डी वन, उसको यहाँ लिखा ई माइनस एन डी वन, माइनस में डाला है क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ऊपर आई पॉजिटिव है, आई पॉजिटिव डिवाइड बाई P1, सिंपल सही है। ठीक है, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो इस टेबुलर फॉर्मेट से कर सकते हो, जिससे आपको ठीक लगे। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 के अंदर आपको क्या चीज़ बोलता है ये, कि आपने ये सब तामझाम कर लिया, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया, अब आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालो। वैल्यू ऑफ फर्म निकालो दोनों केस के अंदर। कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ फर्म के लिए इसने एक फॉर्मूला दिया, वो क्या फॉर्मूला है, अभी बस पेशेंस से फॉर्मूला सुनना एंड अप्लाई करते हुए देखना कि कैसे अप्लाई हो रहा है, बाद में समझाऊंगा कैसे वर्क कर रहा है ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एन प्लस डेल्टा एन। ठीक है, यानी एन तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स पहले वाले, डेल्टा एन जो मैं नया इशू करूँगा। ठीक है, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा इसको ऐड करने के बाद में, उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं P1 से, P1 मतलब मेरी 1 साल की प्राइस, उसमें से माइनस करूँगा आई विच इज़ इन्वेस्टमेंट प्लान, प्लस करूँगा ई क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल, टोटल अर्निंग्स अवेलेबल, डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस के से। तो इससे मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगी आज की V0, वैल्यू ऑफ फर्म टुडे V0। ठीक है, कैसे आई बताता हूँ। ठीक है, बट ये तो तुम समझ रहे हो, इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ चुके हैं, तो इससे जो निकल के आएगा वो टोटल वैल्यू निकल के आएगी फर्म की, नॉट जस्ट 1 शेयर। ठीक है, यहाँ पे अपना एन क्या है, एग्जिस्टिंग शेयर्स, डेल्टा एन क्या है, न्यू शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, एन मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स, डेल्टा एन न्यू शेयर्स टू बी इशूड, P1 अपनी 1 साल बाद की प्राइस, आई टोटल इन्वेस्टमेंट प्लान, ई क्या टोटल अर्निंग्स विच इज ई टैश, एंड के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, पुराना वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाले केस जिसके अंदर D1 10 था, उसके अंदर अपना एन कितना था, 1 लाख, डेल्टा एन अपन ने कितना निकाला था अभी 13,636.3636। अब इसको हमेशा हमें बहुत लंबा लिखना है, 4 डेसिमल तक लिख दो इसको, क्यों बताता हूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे P1 से, इस केस में P1 कितना निकल के आया था स्टेप 1 के अंदर हमारा 110, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 110 से। ठीक है, माइनस करना है आई 25 लाख का, ये ई 20 लाख का है दोनों केसेस के अंदर, डिवाइड कर दिया 1 प्लस के 8.2 का था, वो अपन ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसके वैल्यू कितना आएगा टोटल, 1,25,000 माइनस 25 प्लस 20 कितना बचा ऊपर, 1,20,000, 1,20,000 को 1.2 से डिवाइड किया तो 1 करोड़ की वैल्यू आ गई। ठीक है, सेम स्टेप 2 के, अब केस 2 के अंदर भी अपन करेंगे। केस 2 के अंदर अपना डिविडेंड D0, सॉरी ये D1 है नॉट D0, D1 अपना 0 रुपीज़ का है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू फॉर्म अपनी कैसे निकलेगी, n प्लस डेल्टा एन, सेम फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एन कितना था 4166.67, वो अपन ने ले लिया, प्राइस यहाँ पे 120 की हो गई थी तो 120 से ले लिया, आई और ई सेम है, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से ऊपर 1,20 आएगा, यहाँ पे 1,25 आया, यहाँ पे -25 है, यहाँ पे 20 आया। दोनों केस के अंदर तुमने नोटिस किया ये भी 1,25 आ रहा है, ये भी 1,25 आ रहा है, एंड यहाँ पे भी 1,20 आया है, वहाँ पे भी 1,20 आया है, तो वैल्यू भी यहाँ पे 1 करोड़ ही आएगी, यहाँ पे भी 1 करोड़ ही आएगी। तो ऐसा करके इसने बोला देखो वैल्यू ऑफ फर्म दोनों केस के अंदर एकदम सेम आई है, दैट मीन्स मैं कल डिविडेंड कितना भी पे करूँ मेरी आज की वैल्यू सेम ही आ रही है। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। तो स्टेप 4 में तुम कंक्लूजन लिख देते हो, कंक्लूजन क्या है कि मेरी वैल्यू सेम रहती है दोनों केसेस के अंदर, डिविडेंड दो चाहे मत दो। अब किया क्या अपन ने पूरा वो समझ के देखना। ठीक है, यहाँ तक का तो मैंने समझा दिया था तुम्हें स्टेप 1 का पूरा लॉजिक, ये तो पूरा लॉजिकल था, स्टेप 1 तो पूरा लॉजिकल था, राइट। ठीक है, स्टेप 2 में अपन ने क्या किया, अपन ने ये भी लॉजिकल था स्टेप 2 में अपन ने जो किया, लेकिन इसको अपन ने यूज़ कहाँ किया, स्टेप 3 में किया। अब स्टेप 3 का जो फॉर्मूला है इसको याद कैसे करना है, इसका लॉजिक क्या वो मैं तुमको बताता हूँ। पहले लॉजिक समझो, इस फॉर्मूले को अगर तुम खोलोगे तो कैसे बनेगा, ये NP1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा NP1। ठीक है, या माइनस आई एन प्लस ई। ठीक है, अभी डेल्टा NP1 अपन कैसे निकाल के लेके आए थे पिछले फॉर्मूले से, पिछला फॉर्मूला क्या था,
आई माइनस ई माइनस एन डी वन एन पी वन। इससे मेरा निकल के आ रहा था डेल्टा एन। ठीक है, इस पी वन को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एन पी वन इक्वस टू आई माइनस ई माइनस एन डी वन, यह आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एन पी वन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई माइनस ई माइनस एन डी वन, यानी इसका न्यूमरेटर पूरा ये लिख सकता हूँ मैं, वही लिखा है मैंने। ये आई लिख दिया, आई प्लस में था, आई लिख दिया, ये आई आ गया यहाँ पे, ये माइनस ई लिख दिया, एन डी वन ब्रैकेट के अंदर माइनस में था तो खुलते ही प्लस में आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में आई ऑलरेडी आ रखा था एक पहले से, यहाँ पे एन एक ई ऑलरेडी प्लस में आ रखा था, और यहाँ पे उनके उल्टे साइंस हैं, ये प्लस में आई है, यहाँ पे माइनस में आई है, यहाँ पे माइनस में ई है, यहाँ पे प्लस में ई है, तो वो दोनों कट, आई ई कट हो गए। बचा क्या, एन पी वन एंड एन डी वन, और नीचे वन प्लस के ई, इसे हम अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। तो क्या बचा, एन पी वन एंड एन डी वन अपॉन नीचे क्या आया, वन प्लस के ई। ठीक है, अब इसमें से भी तुम अगर एन कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, एन कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, पी वन प्लस डी वन अपॉन वन प्लस के ई, और बाहर क्या है एन। तो एन को अगर मैं साइड रख दूँ, अगर भी हटाओ के देखूँ तो इधर क्या बच रहा है, पी वन प्लस डी वन अपॉन वन प्लस के ई। यही तो अपने स्टेप वन का फॉर्मूला था। इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितने किसके इक्वल था, पी ज़ीरो के। सो ये क्या बन गया अपना, एन पी ज़ीरो, एन पी ज़ीरो, एन मतलब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, पी ज़ीरो मतलब आज का प्राइस। आज का प्राइस कितना था अपने पास, क्वेश्चन में कितना दे रखा था स्टेप वन में, 100 का, एंड एन कितना लिया अपन ने, 1 लाख। करो 1 सेकेंड, हाँ करो, 100 इंटू 1 लाख कितना होता है, 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ तो आएगा ही उसके इक्वल। ठीक है, अब इसने, अब देखो तुमको लग रहा होगा कितना लॉजिकल आदमी है भाई, क्या मस्त फॉर्मूला बनाया इसने, कितना लॉजिकल आदमी है। ठीक है, तो पहले तो देखो कि याद कैसे किया इसने। ठीक, ये फॉर्मूला याद कैसे करना है, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, एन प्लस डेल्टा एन प्लस इंटू पी वन। यहाँ शायद कन्फ्यूजन हो जाता है कि माइनस में क्या आएगा प्लस में क्या आएगा, माइनस आई एन प्लस ई। तो यहाँ तक का तो एकदम लॉजिकल था ना, ये तो लॉजिकल था, ये तो याद है। तो तुम बस ये समझ लो कि यहाँ पे जो आई और ई का सिंबल आ रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, उसको तुम्हें उल्टा कर देना उस फॉर्मूले के अंदर, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे आई पॉजिटिव आ रहा है, ई नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे उल्टा कर दो, ये माइनस आई एन प्लस ई, बाकी नीचे वन प्लस के ई तो आएगा ही, क्योंकि ये 1 साल बाद की वैल्यू बताएगा तुमको, उसको आज का कन्वर्ट करने के लिए वन प्लस के ई करना पड़ेगा, तो वो तो लॉजिकल है ही। तो यहाँ ये तो पूरा लॉजिकल पार्ट था। शायद इसकी साइंस में कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं भी जब इंटर में था तो मुझे इसके साइंस में कन्फ्यूजन होता था कि किस में माइनस लिखूँ किस में प्लस लिखूँ। उसका लॉजिक तरीका याद करने का ये है कि जो आपने पिछले वाले फॉर्मूले में किया था यहाँ पे, उसका उल्टा कर दो। यहाँ ये प्लस में था, उसको माइनस में कर देना, ये माइनस में था ई, इसको प्लस में ही कर देना बस। ठीक है, सो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, क्यों, ताकि ये दोनों कट जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा। यहाँ तक ये फॉर्मूला तुम्हें ऐसे ही लिखाना है, ये नीचे का कुछ नहीं करना है तुमको, ये मैं तुमने सिर्फ समझाने के बताया ना कि ये फॉर्मूला आया कैसे, किया क्या इसने। ठीक है, तुम्हें यही करना है, क्लियर। अब बताता हूँ उसने किया क्या है। ठीक है, चलते हैं अपन उधर मैदान में चलते हैं अपन। कहाँ है अपना मैदान, आ गए अपन मैदान में आ गए ठीक है, ये अपना मैदान। अब देखो अपन ने किया क्या, अपन ने स्टार्ट में P0 इक्वस टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के करके फॉर्मूला बनाया। ठीक है, यहाँ पे P0 की वैल्यू से एंड D1 की वैल्यू से अपन P1 तक पहुँचे। ठीक है, तो अपन ने इस फॉर्मूले से किया क्या, P1 निकाला। ठीक है, इस भाई ने क्या फॉर्मूला बनाया, इस भाई ने फॉर्मूला बनाया ये अपना n प्लस डेल्टा n इंटू P1 माइनस आई प्लस ई अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, अपन ने देखा कि यही फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है, इसको अपन रिड्यूस करके किस पे लेके आ गए थे, n इंटू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के पे। करेक्ट, यही वैल्यू को अपन रिड्यूस करके इस पे लेके आ गए थे, यही वैल्यू थी। इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए मैं अगर इसमें से n हटा दूँ, क्योंकि वो नंबर ऑफ शेयर्स है और कुछ नहीं है, तो ये क्या बचेगा तुम्हारे पास, D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के।
करेक्ट। मुझे एक बात बताना, तो बेसिकली हो क्या गया, ठीक है, मैंने इस P0 को यूज़ करके ये P1 निकाला, ठीक है। अब देन इसी फॉर्मूले को जिससे मैंने एक्चुअल में P1 निकाला, ठीक है, उसी को बड़ा कर करके कुछ ना कुछ बीच में प्लस माइनस कर करके मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला इसी से बना ना, यही तो बना, इसी से बनाना ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को बड़ा कर करके मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। एंड वैल्यू कुछ चेंज तो हुई नहीं, बस अंदर प्लस माइनस किया, तुमने देखा आई ई ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, कुछ हुआ क्या, बचा क्या, डेल्टा एन कहीं पे भी काम में आया क्या तुम्हारा? ये पूरे फॉर्मूले के अंदर डेल्टा एन लिया तुमने, आई लिया, ई लिया, कुछ बचा? ओरिजिनल फॉर्मूला ये था, इसको ही रीअरेंज करके मैं इस तक पहुंचाऊँ, उस आई और ई का तो कुछ सेंस ही नहीं बना, इस डेल्टा एन का भी कुछ सेंस ही नहीं बना, ओरिजिनल फॉर्मूला ये था। तो मैंने इसी फॉर्मूले को खोल के बड़ा करके ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो इस P0 से मैं P1 तक पहुंचा था, एंड उसी P1 के फॉर्मूले को, इसी P1 के फॉर्मूले के अंदर मैंने बड़ा करके P1 की वैल्यू डाली, एंड फिर बोल रहा हूं देखो 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 ये P0 के इक्वल आ गया। अरे तो आएगा ही ना, उसी P0 से तो मैं P1 तक पहुंचा था, इसी फॉर्मूले से पहुंचा था, एंड उसी फॉर्मूले के अंदर तुमने रीअरेंज करके वैल्यू डाली कुछ ना कुछ, एंड फिर बोलो देखो देखो तो P0 तक आ गया। अरे तो आएगा ही तो भाई, उसी से तो स्टार्ट किया था अपन ने। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर एकदम? इस P0 से मैं P1 तक पहुंचा, ठीक है, एंड उसी P1 के फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई करके ये बनाया, एंड उसके अंदर P1 की वैल्यू डाल के मैं बोल रहा हूँ देखो 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 ये NP0 की इक्वल आ गया। अरे तो भाई आएगा ही तो सरी, तूने स्टार्ट ही तो वहाँ से किया था। समझा? तो मतलब मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मुझे क्लास में थोड़ी शालीनता में रखनी पड़ती है, सभ्य भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है, बट सही में तुमको ये बना गया। क्या बना गया तुम समझ लो। चलो ठीक है, समझ में आ गया कि क्या है, पूरा मॉडल समझ में आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, यही करना है इस मॉडल के अंदर। जब MM मॉडल तुम्हारा क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें यही चारों स्टेप्स लगाने, क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर तुम्हें निकालना है दोनों केस के अंदर प्राइस क्या हो जाएगी, P1 क्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर तुम्हें निकालना है डेल्टा एन कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ शेयर्स को बड़ा लिखना है थोड़ा, ठीक है, बड़ा लिखना है। एंड उस बड़ा करने के बाद में आपको स्टेप 3 के अंदर आपको दोनों केसेस के अंदर आपको निकालनी है वैल्यू फॉर्म। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल के, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल के आपको वैल्यू फॉर्म निकालनी है आज की। ये सब सिर्फ समझाने के लिए था ना, ये सब करना नहीं एग्जाम में, ठीक है। लिख के नहीं आना कि हमें बना के चला गया ये, ठीक है, ये सब ही करना है बस। ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू आ जाएगी। एंड बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना इससे, तो ये थोड़ी तुम्हारे पास अनराउंडेड नंबर आएगा, लाइक 0.999999। लिखना नहीं है वैसा, उसको 125 कर देना पूरा पूरा। लिखा है अपन ने यहाँ पे, इसको ऑलवेज राउंडेड ऑफ। क्यों? क्योंकि एंड में अपने को वैल्यू सेम चाहिए। मैं बताऊँ, अगर वैल्यू तुम्हारी अलग भी आ रही हो तो भी सेम लिख के आ जाना। तुम्हारे मार्क्स पूरे। ये 1 करोड़ की है ना, इसको आपको 1 करोड़ ही लिख देना। मैं तो कहता हूँ उसके आगे छोड़ो, एक्सट्रीम हो जाएगा थोड़ा। तो तुम ये वैल्यू बस लिख देना कि हाँ सेम है। तो तुम्हें ये पूरा लिखना है नंबर 125। इसको जितना भी अनराउंडेड नंबर आएगा ना उसको बड़ा कर देना तुम, बस खत्म, राउंड ऑफ कर देना पूरा। चलेगा? हो गया ये मेथड खत्म, ये मॉडल खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं हमारे 2 अपन जो छोड़ के आ गए चुन्नू मुन्नू से। वो मैं बताऊँ बैच के अंदर ना मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? मेरे को मेरे दोस्तों ने बहुत बोला कि भाई तू पढ़ाने जाने वाला है, तू अपशब्द इस्तेमाल मत कर देना जो तू रियल लाइफ में इतने करता है। एंड आई एम शॉक्ड कि पूरे बैच में मेरे से एक अपशब्द नहीं निकला। पूरे बैच में एक नहीं निकला मुझसे। तो मैं जाके बोलता हूँ भाई देख, कंट्रोल देख। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं आगे का मॉडल। नहीं लगता ना? बस वही तो बात है, लगना नहीं चाहिए कभी। तो अपने ट्रेडिशनल अब अपन आते हैं ग्राम एंड डॉट मॉडल के ऊपर। इसको आप ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकता है कभी कभी ऐसे ही। तो नाम क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच बाय ग्राहम एंड डॉट, ठीक है। ये क्या है? अदर थ्योरीज अपन ने 3 कर ली, वॉल्टर, गोर्डन एंड MM। ये हो गई हमारी, कहाँ गई? वॉल्टर, गोर्डन, MM, ये हो गई। बचा क्या? अदर थ्योरीज। इसके अंदर ग्राहम एंड डॉट बची, लिंटनर्स बची है, नाम बहुत डेंजरस है इसका, तो ये बची है। तो इन दोनों को अपने को देखना है, ठीक है। इसको ग्राहम एंड डॉट को अपन ट्रेडिशनल थ्योरी भी बोल सकते हैं,
ठीक है, चलो तो ये दोनों अपन देख लेते हैं, बहुत छोटी सी, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, खत्म हो जाएगी अभी। बस तुम मान लो चैप्टर एंड ही है, अपन बस वो प्रोसीजरल चीज़ें होती है ना, बस फॉर्मेलिटीज़ वो कर रहे हैं अपन। ठीक है, ग्रामन डॉट मॉडल ने क्या बोला, इसने बोला कि देख हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस है, दो लोग थे, दोनों ने एविडेंस जुटाया, इसके हिसाब से इनको लगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, वो डिविडेंड से ज़्यादा वैल्यू करते हैं रिटेन अर्निंग से, उनको डिविडेंड ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि वो दिख रहा है ना कि हाँ मिल रहा है मुझे, दे दो अभी दे दो, रोक क्यों रहे हो, कल क्यों दोगे, आज दे दो, वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं डिविडेंड को, इसके लिए इनको एविडेंस की ज़रूरत पड़ी, पूछ लेते अपन से, अपन ऐसे बता देते। ठीक है, चलो इनको एविडेंस की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनको एग्जैक्ट नंबर इनको बताना था कि शेयर होल्डर्स कितना ज़्यादा वैल्यू करते हैं इक्विटी डिविडेंड को कंपेयर टू रिटेन अर्निंग्स। उन्होंने एक नंबर बताया कि हमारे हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड को 4 टाइम वैल्यू करते हैं कंपेयर टू रिटेन अर्निंग्स 4 टाइम्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जब भी तुम प्राइस निकाल रहे हो, बेसिकली जब तुम्हें आज की प्राइस चाहिए शेयर की, तो तुम्हें वेटेड एवरेज निकालना है, किसका, डिविडेंड का एंड रिटेन अर्निंग्स का, जिसमें तुम डिविडेंड को वेट दोगे 4 एंड रिटेन अर्निंग को वेट दोगे 1, मतलब डिविडेंड को 4 टाइम इज्जत और अपनी रिटेन अर्निंग को 1 टाइम इज्जत। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। अब फॉर्मूला इसने कैसे दिया, पी यानी आज की प्राइस क्या है, इज अ, पहले तो आपको वेटेड एवरेज करना है, वो कैसे निकलेगा, रुको, डी प्लस ई बाय 3, डी क्या है डिविडेंड, ई क्या है ईपीएस, ईपीएस बाय 3। ठीक है, अभी रुको, तुम बोलोगे 4 कहाँ था, 4 कहाँ है, बता रहा हूँ, रुको अभी, पहले ये देखो, पहले डिविडेंड को ऐड करना है, ईपीएस का 1/3 ऐड करना है, ईपीएस का 1/3, तो डी अपॉन ईपीएस का डी प्लस ईपीएस का 1/3, उसको मल्टीप्लाई कर दो एम से, एम बोले तो मल्टीप्लायर, मतलब वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, तो इसके हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ वेटेड सम ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, अब जो तुम बोल रहे थे कि 4 कहाँ से आया, 4 क्यों बोल रहा था मैं, अगर तुम इस फॉर्मूले को खोलोगे तो ईपीएस की जगह पे मैं डी प्लस आर ई लिख सकता हूँ, ईपीएस की जगह पे मैं डी प्लस आर ई लिख सकता हूँ ना, तो मैंने ईपीएस की जगह पे डी प्लस आर ई लिख दिया। ठीक है, अब इसको वापस से खोलोगे तो ये बन जाएगा 3D प्लस डी प्लस आर ई, इसको आपने एलसीएम लेके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3D प्लस डी प्लस आर ई बन गया। ठीक है, अब 3D प्लस डी कितना हो गया, 4D हो गया, एंड यहाँ पे आर ई आ गया, एंड ये 3 बाहर आके m/3 हो गया। तो देख रहे हो, डिविडेंड को 4 टाइम इज्जत, रिटेन अर्निंग को 1 टाइम इज्जत। ठीक है, लेकिन अपने को फॉर्मूला ये वाला नहीं लिख के आना एग्जाम में, अपने को ये वाला लिख के आना है जिसमें दिख ही नहीं रहा है कि डिविडेंड को कितनी इज्जत दी गई है और रिटेन अर्निंग को कितनी दी गई है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ये तो से मैंने लॉजिक के लिए लिखा भी हुआ है कि फॉर्मूले की फील क्या है। ठीक है, सो बेसिकली यही डी प्लस ई बाय 3 इंटू एम कर दो, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन सब दे रखा होगा, एम बोले तो मल्टीपल, डी बोले तो डीपीएस, ई बोले तो ईपीएस। ठीक है, अगर डीपीएस 45 है, रिटेंशन रेशियो 25% है, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, डीपीएस 45 यानी एंड रिटेंशन रेशियो 25%, तो रिटेंशन रेशियो 25% है, तो डिविडेंड पे आउट कितना हुआ 35% का। ठीक है, तो दैट मीन्स ईपीएस कितना बनता है 45/75%, 60 रुपीज़, ईपीएस हो जाएगा 60 रुपीज़ का, ईपीएस इक्वल टू 60 रुपीज़। डी आ गया, ई आ गया, मल्टीपल क्वेश्चन में दे रखा है 6 का, मल्टीप्लायर से देखा है 6 रुपये का, लगा दो। डी 45 प्लस ई बाय 3, ई कितना है 60, 60/3 कितना होता है 20, तो 45 प्लस 20 कितना होता है 65, 65 इंटू 6 कितना होगा 390, खत्म, यही था इसके अंदर, बस और कुछ नहीं था। ठीक है, हाँ ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम ये क्वेश्चन नहीं आया, तुम इधर हो, तो इसको लुक डाउन करो तुम। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन में अगर ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोले, ग्रामन डॉट नाम नहीं दे, तो भी ट्रेडिशनल अप्रोच से तुम्हें वही निकालना है। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब उसके बाद हमारा लास्ट वाला मॉडल लिंटनर्स मॉडल। ठीक है, लिंटनर ने क्या बोला, पहली बात तो इसने प्राइस बताई नहीं, बाकी सारे जो मॉडल्स थे वो आपको बताते हैं प्राइस कैसे निकलना चाहिए, शेयर का प्राइस कैसे निकलना चाहिए। इसने शेयर के प्राइस के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं करी, इसने कमेंट्री करी है कि तुम्हें डिविडेंड कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। इसने नहीं बताया उसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट है, ये बता रहा है डिविडेंड कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। एंड इसके फॉर्मूले का, इसकी थ्योरी का बेसिक कोर क्या है कि तुम्हें डिविडेंड जितना देना है दो, इन्वेस्टर को शॉक नहीं करने का। ऐसा नहीं कि एक साल तुमने ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, पार्टी हो रही है, पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है, ट्रिप पे चले गए बैंकॉक, और अगले साल तो खाने को रोटी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तुम इन्वेस्टर को शॉक मत दो, कम देना है तो कम ही देते रहो, ज़्यादा देना ज़्यादा ही देते रहो, ऐसे चेंज नहीं है, इतना नहीं, पॉलिसी फॉलो करो एक शांति से। तो इसने क्या फॉर्मूला बनाया,
तो इसने बेसिकली कोई फॉर्म फ्रेमवर्क तो दिया नहीं कि डिविडेंड का प्राइस मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, डिविडेंड की वजह से मार्केट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसने बस डिविडेंड का अमाउंट बताया कैसे निकलना चाहिए। तो इसने कहा कि तुम इस साल जितना भी डिविडेंड देना चाह रहे हो, ठीक है, तुम जितना भी डिविडेंड देना चाह रहे हो, ऑन दैट बेसिस तुम पिछले साल के बेसिस पे इस साल में जितना भी डिविडेंड का अमाउंट तुम बढ़ाना चाहते हो, लेट्स से तुम 10 रुपये का डिविडेंड बढ़ाना चाहते हो, मैं तुम्हें उसका एक सर्टेन परसेंटेज ही बढ़ाने दूंगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाने दूंगा मैं तुमको डिविडेंड। लेट्स से तुमने पिछले साल 20 का डिविडेंड दिया था, इस साल तुम 40 देना चाहते हो, तो तुम 20 का बढ़ाना चाहते हो डिविडेंड, मैं तुम्हें 20 नहीं बढ़ाने दूंगा, मैं तुम्हें उसका एक सर्टेन परसेंटेज बढ़ाने दूंगा। उस परसेंटेज को अपन क्या नाम देते हैं? एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर, लेट्स से एडजस्टमेंट फैक्टर इज 5%, तो मतलब मैं तुम्हें सिर्फ 5% डिविडेंड बढ़ाने दूंगा। तो तुम 20 बढ़ाना चाहते थे, मैं 20 का सिर्फ 5% ही तुम्हें बढ़ाने दूंगा। तो 20 का 5% कितना होता है? 1 रुपये। तो 1 रुपये डिविडेंड बढ़ा दो, तो बढ़ा के कितना हो जाएगा? पिछले साल तुमने 20 दिया, इस साल तुम्हें 1 बढ़ा सकते हो तुम, तो टोटल कितना हो जाएगा? 21। वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला दिखाऊंगा तो तुम थोड़ा डर जाओगे कि क्या देख लिया अपन ने, बट लॉजिक समझाया तो तुम्हें समझ में आ गया क्या है ये, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे निकल के आया कि देखो ये तुम्हारा D0 है, वो तो तुम्हें देना ही देना है, उसके ऊपर तुम कितना दे सकते हो वो तुम्हें मैं बताऊंगा। कैसे निकालोगे? EPS 1 यानी इस साल का EPS, उसको मल्टीप्लाई करो टारगेट पे आउट रेशो से। टारगेट पे आउट मतलब कंपनी कितना देना चाहती है इस साल, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो D0। तो ये EPS 1 इंटू टारगेट पे आउट रेशो क्या आ गया कि कंपनी कितना डिविडेंड देना चाह रही है, उसमें से माइनस करो D0, तो तुम्हें क्या आ जाएगा कि तुम कितना डिविडेंड बढ़ाना चाहते हो इस साल, उसको मल्टीप्लाई कर दो एडजस्टमेंट फैक्टर से, यानी तुम कितना बढ़ा सकते हो मेरे हिसाब से। बस आ गया फॉर्मूला, लॉजिकल एकदम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन एग्जाम्पल देखोगे क्या, इसका क्या दिक्कत होगी? इसके एग्जाम्पल को अपन ने बना लिया, यहीं कर लिया अपने मुँह बातों बातों में कर लिया अपने एग्जाम्पल यार, ठीक है। तो इसको याद मत करना, लॉजिकली समझना, वरना देख के लगेगा कि क्या है यार ये। चलो ठीक है, ये खत्म हो गया, 5 थ्योरीज खत्म हो गई। अब बस उसके बाद के कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स देख लेते हैं। अगर 2-3 मार्क्स का थ्योरी में आना होगा तो डिविडेंड में से थ्योरी आ सकती है ना। तो हमारी थ्योरी की प्रायोरिटी मैंने तुमको बताई थी कि थ्योरी की प्रायोरिटी कौन से चैप्टर्स को नीचे, उसमें डिविडेंड में भी अच्छा वेटेज दिया था मैंने कि डिविडेंड में भी थ्योरी आ सकती है। डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल में थ्योरी आ सकती है, ठीक है। चलो, तो बर्ड इन हैंड थ्योरी ये भी दी गोर्डन ने, ठीक है। तो अब MM भाई ने थ्योरी निकाली कि इररिलेवेंट है, वो तो इनके मुंह पे बोल के चला गया कि क्यों थक रहे हो रे, माइक ड्रॉप लीव्स, ठीक है। तो इसने जवाब दिया, जवाब देने के लिए इसने थ्योरी बनाई, बर्ड इन हैंड थ्योरी बाय गोर्डन। क्या नाम है इसका? बर्ड इन हैंड। ये बोलता है कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। मतलब पुराने ज़माने में पकड़ते होंगे ये लोग पक्षी पकड़ने का शौक होगा इन लोगों को, बर्ड कैचिंग का शौक होगा इन लोगों को। तो उसने कहा जो तूने ऑलरेडी बर्ड पकड़ रखी है उसको छोड़ के 2 मत पकड़ने जाना बुश के अंदर, क्योंकि वहाँ तेरे को अगर 2 दिख रहे हैं तो वो अभी जो तेरे पास 1 है ना वो उन 2 के बराबर है। तो मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं, जो रिटर्न अपने को सर्टेन दिख रहा है, जो हमारे हाथ में है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू जो हमें दिख रहा है कि फ्यूचर में मिल सकता है। ये बोलना चाह रहा था बस, ये समझे। मतलब वही, अगर मैं तुमको बोलूँ कि मैं तुम्हें आज 100 रुपये दूंगा, मैं और दूसरी तरफ मैं तुम्हें ऑप्शन दूँ कि नहीं मैं तुमको 1 साल बाद दे दूंगा 200 रुपये, तो फिर भी तुम्हारा मन तो करेगा सर नहीं यार थोड़ा आज ही दे दो सर, आज ही दे दो 100 रुपये, कल 200 रुपये क्यों दोगे, आज ही दोगे, आज दे दो थोड़े से, आज के 100 बेटर हैं कल 1 साल के 200 से, ठीक है। तो वही बात है कि इसने बोला कि इन्वेस्टर्स वैल्यू करते हैं सर्टेन रिटर्न को, सर्टेन मतलब जो पक्का है। दे दो सर, बात क्यों करनी करते प्रबंध करते हैं अपन इसका, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो तुम सर्टेन रिटर्न है, सर्टेन रिटर्न कौन सा होता है? डिविडेंड। जो सर्टेन है, दिख रहा है कि आज मुझे मिल जाएगा, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एंड जो अनसर्टेन रिटर्न होता है, जो दिख नहीं रहा होता है कि आज मिल जाएगा, उसको इन्वेस्टर्स इतना वैल्यू नहीं करते। अनसर्टेन रिटर्न कौन सा होता है? जो उम्मीद दे रही है ना कंपनी कि तुम फ्यूचर के अंदर, जो उम्मीद दे रही है कंपनी कि फ्यूचर के अंदर कैपिटल गेन हो जाएगा, डिविडेंड रोक लेते, फ्यूचर में कैपिटल गेन दे देंगे, फ्यूचर में तुम्हें और ग्रोथ दे देंगे, वो उम्मीद को लोग कम वैल्यू करते हैं। आज का जो दिख रहा है ना पैसा रिटर्न, उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है थ्योरी के अंदर। लॉजिकल सी बात वो भी है। तो इसने क्या बोला कि इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स मतलब रिस्क से दूर भागते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि फ्यूचर वाला डिविडेंड रिटर्न जो है वो रिस्की है, आज वाला सर्टेन है। तो उसने बोला इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये प्रीमियम देने को रेडी हैं, यानी हाई प्राइस देने को रेडी हैं फॉर कंपनी जो सर्टेन रिटर्न देती है, यानी डिविडेंड ज़्यादा देती है। एंड वो डिस्काउंट देंगे उस कंपनी के शेयर को जो सर्टेन रिटर्न नहीं देती, अनसर्टेन रिटर्न की उम्मीद देती है कि फ्यूचर में तुम्हें कैपिटल गेन दे देंगे, डिविडेंड कम देंगे।
तो बेसिकली जो कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे रही है, इन्वेस्टर उसको ज़्यादा पैसा देने को रेडी है, उसके शेयर के लिए ज़्यादा पैसा देने को रेडी है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी डिविडेंड कम दे रही है बट फ्यूचर में डिविडेंड की उम्मीद दे रही है, फ्यूचर में हाई डिविडेंड की उम्मीद दे रही है, कैपिटल गेन की उम्मीद दे रही है, यानी डिविडेंड कम दे रही है बेसिकली आज, उसको इन्वेस्टर्स कम पैसा देने को रेडी होंगे उसके शेयर के लिए। बस ये है थ्योरी के अंदर। तो क्या बोला, गिव प्रीमियम हायर प्राइस फॉर सर्टेन रिटर्न दैट इज डिविडेंड एंड डिस्काउंट फॉर शेयर्स दैट पे अनसर्टेन रिटर्न। बस इतना ही था, ठीक है। ये बर्ड इन हैंड थ्योरी, ठीक है। उसके बाद अपन ने बेसिकली पेमेंट साइकिल देखा था। पेमेंट साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, मैंने तुमको बताया था कि पेमेंट साइकिल ऑफ डिविडेंड कैसा होता है, बट सिंपल सी बात वही है, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, कंपनी का शेयर कम डिविडेंड ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मार्केट में खबर आई कि डिविडेंड मिलने वाला है, डिविडेंड आने वाला है, तो शेयर का प्राइस कम डिविडेंड हो जाएगा, कम डिविडेंड, ठीक है, मतलब वो आने वाला है, डिविडेंड आने वाला है, ठीक है। अब जैसे डिविडेंड चला जाएगा तो डिविडेंड जिंदगी से निकल गया, तो प्राइस एक्स डिविडेंड हो जाएगा, यानी उसमें से डिविडेंड का प्राइस हट चुका होगा। सो वही सीन है जो अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किया था, कम डिविडेंड प्राइस में से आप पहले डिविडेंड की प्राइस को हटा देते हो, तब जाकर आप एक्स डिविडेंड तक पहुंचते हो। सो थियोरेटिकली अगर एक्स डिविडेंड प्राइस दे रखी हो तो उसको कैसे, तो अगर कम डिविडेंड प्राइस दे रखी हो तो उससे आप एक्स डिविडेंड तक कैसे पहुंचोगे, उसमें से डिविडेंड अमाउंट को लेस करके, और कुछ नहीं। वही कर रहे थे अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो किए थे एक्स डिविडेंड प्राइस क्या होती है, कम डिविडेंड प्राइस माइनस डिविडेंड अमाउंट, ठीक है। चलो उसके बाद में कुछ अगेन थ्योरेटिकल टॉपिक कि तुम्हारे डिविडेंड पेमेंट के मोड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अब ये लॉ पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा मैं, कंपनी एक्ट पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसमें लॉ मत ले आना, हाँ दिवजोत तो साथ में पढ़ भी रही है तो ये तो और ले आएगी, तो इसमें तुम लॉ मत ले आना, लॉ में अलग चलता है, यहाँ पे अलग चलेगा, ठीक है। तो ये बोला डिविडेंड अमाउंट को कंपनी 3 तरीके से पे कर सकती है, ठीक है। पहला तो ये कि तुम कैश डिविडेंड दे दो, कैश दे दो शेयर होल्डर्स को कि लो रखो कैश, ये रखो कैश, तो वो उसमें तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सिर्फ कैश डिविडेंड ही कवर्ड है तुम्हारा। बाकी के जो 2 मोड्स हैं वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में नहीं आएंगे। दूसरा मोड कौन सा है, शेयर बायबैक। कंपनी बोलेगी इसी पैसे को मैं यूज़ करके शेयर्स बायबैक कर लूँगी, मतलब तुम्हें कैश डिविडेंड नहीं दे रही, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटा रही हूँ शेयर्स के बाद, और शेयर्स अपने पास ले रही हूँ, ठीक है। तो वैसे देखो प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों डिफरेंट हैं, चीज़ें डिफरेंट हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन अगेन जो चैप्टर में लिखा है, जो थ्योरी में लिखा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा बोलता है स्टॉक डिविडेंड, कि कंपनी उसी पैसे को यूज़ करके कंपनी बोनस शेयर दे सकती है, वजह स्टॉक डिविडेंड, कि तुम्हें हमने एक्स्ट्रा शेयर दे दी जाओ। एंड ये तो आपको थोड़ा पता ही होगा कि मतलब तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने अकाउंटिंग में कि डिविडेंड का जो सोर्स होता है वो भी एक तरीके से रिटेन अर्निंग्स होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, एंड स्टॉक डिविडेंड भी जो अपन देते हैं बोनस शेयर्स, ये भी एक तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस में से ही आता है। अब ऑब्वियसली सर्टेन लिमिटेशंस अलग अलग हैं दोनों के अंदर, बट मोटा मोटी एक ही पकड़ लो ना भी, ठीक है। बट थ्योरी में जो लिखा मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। स्टॉक डिविडेंड, इसके अंदर कंपनी एक्स्ट्रा शेयर दे देती है, ठीक है। अब उसके बाद ये 3 चीज़ हो गई अपनी। अब उसके बाद समझो कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स के बीच में फ़र्क क्या पड़ जाता है, इसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, स्टॉक स्प्लिट्स एंड बोनस शेयर्स। थ्योरेटिकली तुम्हें पता होगा लॉ के अंदर जब अपन स्टॉक स्प्लिट करते हैं, बोनस शेयर देते हैं, तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी की वेल्थ में कोई डिफरेंस नहीं आया, कंपनी वैसा का वैसा कमा रही थी जो कमा रही थी, बस उसने शेयर्स बढ़ा दिए। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, 2 शेयर मतलब एक शेयर को 2 में बांट दिया, 3 में बांट दिया, 4 में बांट दिया, फेस वैल्यू डिवाइड हो जाती है उसके अंदर, करे होंगे क्वेश्चन जैसे, ठीक है। बोनस शेयर्स के अंदर क्या होता है, एक शेयर था उसमें हर एक को एक एक बोनस और दे दिया, तो एक शेयर होल्डर के पास में अब 2 शेयर हो गए, पहले 1 थे अब 2 हो गए, 2 बोनस शेयर दे दिए तो 3 हो गए। तो बेसिकली कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, लेकिन कंपनी की वेल्थ में कुछ भी चेंज नहीं आया। कंपनी पहले भी वही कमा रही थी, अभी भी वही कमा रही है, बस वो जो स्प्लिट हो रहा था जब नंबर ऑफ शेयर्स में, वो नंबर ऑफ शेयर्स अभी बढ़ गए। तो कंपनी की वेल्थ वही सेम है, अभी तक कुछ फर्क नहीं आया, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो मुझे एक बात बताओ, कंपनी सेम कमा रही है, कंपनी की वेल्थ में कोई डिफरेंस नहीं आया, कंपनी की बैलेंस शीट से कैश गया नहीं, कैश आया नहीं, कंपनी वही कमा रही है। तो मुझे बताओ इससे शेयर की मार्केट प्राइस, शेयर की कंपनी की टोटल वेल्थ पे कोई फर्क पड़ना चाहिए, टोटल वेल्थ की बात कर रहा हूँ, कोई फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। तो होगा क्या, कंपनी के टोटल शेयर्स की वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए बस, तो क्या होगा, पर शेयर लेवल पे मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, टोटल वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर बिफोर बोनस और स्प्लिट इज इक्वल टू टोटल वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर आफ्टर बोनस और स्प्लिट। कैसे होगा, देखो बोनस से स्प्लिट के केस में क्या होगा, इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर वेल्थ नो चेंज। कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इस केस में बढ़ जाएंगे बोनस के अंदर, स्प्लिट के अंदर भी तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये एक्जैक्टली प्रोपोर्शनेटली हाफ हो जाएगी, ठीक है। अगर तुमने पहले बोनस, लेट्स से तुम्हारे पास पहले 10 शेयर थे एंड हर एक की प्राइस 100 रुपीज़ की थी, तो तुम्हारी पहले वेल्थ कितनी थी 1000, ठीक है। 100 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ ईच, तो टोटल तुम्हारी वेल्थ थी 1000 की। अब तुम्हारे पास शेयर्स हो गए डबल, लेट्स से बोनस के बाद तुम्हारे पास डबल शेयर्स हो गए, तुम्हारे पास 200 शेयर्स हो गए।
अब तुम्हारी टोटल वेल्थ तो अभी भी सेम है जो पहले थी, ना तो तुम्हें एक्स्ट्रा कैश मिला, ना कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा कमाया, तो तुम्हारी वेल्थ आइडियली बढ़नी तो नहीं चाहिए, तुम्हारी वेल्थ अभी भी 1000 ही रहनी चाहिए, 1000 ही रहेगी, लेकिन मार्केट प्राइस फिर अभी आधी हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 5 की हो जाएगी, 10 से कम होके 5 पे आ गई। स्प्लिट भी कर दोगे तो भी एक ही बात है, 10 की प्राइस आधी होके 5 हो जाएगी। यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप देखोगे जिस दिन बोनस आ रहा है, जिस दिन स्प्लिट हो रहा है शेयर्स, उस दिन आधी हो जाती है शेयर्स की वैल्यू। मतलब जितना भी रेशो था, अगर तुमने 1:1 का बोनस देना है कि एक शेयर के ऊपर एक बोनस, तो यानी नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए। तो जिस दिन बोनस चला गया उस दिन शेयर्स की प्राइस को आधा कर देते हैं मार्केट में। सेम विल हैपन इन स्प्लिट। तो वही होता है, शेयर्स की प्राइस आधी हो जाती है, वेल्थ सबकी सेम रहती है। ठीक है, तो इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर, कंपनी की वेल्थ के ऊपर। यहाँ तक खत्म। लास्ट टॉपिक, बायबैक वर्सेस कैश डिविडेंड। अब अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल था, वो खोद के मैं तुम्हारे निकाल के लेके आता कि चलो अगर गलती से अगर आ जाए तो अपन एग्जाम्पल अपने को आता हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर बेसिकली अपन क्या एग्जाम्पल है, मतलब वो भी छुपा के दे रखा है, बोला भी नहीं है कि ये इलस्ट्रेशन है, छुपा के दे रखा है, मैं लेके आ गया, चलो ठीक है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बायबैक एंड कैश डिविडेंड, इसमें बेसिकली ऐसे ही क्या बोलना चाह रहा है कि बायबैक करो चाहे कैश डिविडेंड दो, तुम चाहे बायबैक करो चाहे कैश डिविडेंड दो, शेयर होल्डर की वेल्थ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसकी वेल्थ सेम ही रहेगी जैसे पहले थी। दोनों केस से कुछ फर्क नहीं पड़ता शेयर होल्डर की वेल्थ को। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ वैलिड नहीं है, लेकिन बता रहा है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैसा है कि नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, कैसे बोला इसने ऐसा? लेट्स से कंपनी के पास 1 करोड़ के इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, एंड कंपनी इज प्रपोजिंग टू पे ₹50 पर शेयर डिविडेंड। ठीक है, जैसे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसके पास उसकी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कितनी होगी? ₹200 ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ठीक है, शेयर की प्राइस कितनी होगी? ₹200 की। एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1 करोड़ के। कितना डिविडेंड देने को रेडी है कंपनी? ₹50 पर शेयर। ठीक है, अब आपको बताना है कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा इस शेयर होल्डर की वेल्थ पे, जिसका नाम है मिस्टर ए, धूम 2 वाला मिस्टर ए। ठीक है, हु होल्ड्स 10 शेयर ऑफ द कंपनी, जिसके पास शेयर्स 10 शेयर्स हैं कंपनी के। इफ द डिविडेंड इज पेड एज कैश डिविडेंड एंड द कंपनी यूजेज द फंड्स टू बाय बैक द शेयर्स एट ₹200। दोनों केस के नाम आपको बताना है कि शेयर होल्डर की वेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, पहले डिविडेंड वाला केस देख लेते हैं, उसके बाद बायबैक वाला देख लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों होने से पहले शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी है? उसके पास शेयर्स कितने हैं? 10 शेयर है, प्राइस कितनी है? 200 की है, तो वेल्थ कितनी है उसकी? 2000 की। ठीक है, जैसे डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड उसको कितने रुपए का मिलेगा? ₹50 पर शेयर। शेयर कितने हैं? 10 के, तो कितने मिलेगा उसको टोटल डिविडेंड? 500 का। तो 500 उसकी कैश, उसकी वेल्थ के अंदर कैश जुड़ जाएगा। ठीक है, कैश डिविडेंड मिलेगा तो उसकी वेल्थ में कैश जुड़ जाएगा, कितने का? 500 का। लेकिन जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा तो शेयर्स की प्राइस गिर के एक्स डिविडेंड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है, एक्स डिविडेंड होके कितनी हो जाएगी? डिक्लेरेशन के दिन पे 200 थी, पे होने के बाद में कम होके कितनी हो जाएगी? 50 माइनस करेंगे तो 150। ठीक है, तो 150 उसकी एक्स डिविडेंड प्राइस हो जाएगी, एंड उसकी टोटल वेल्थ अभी कितनी बची? 150 इंटू उसके 10 शेयर, यानी 1500। तो बेसिकली हुआ कुछ नहीं, वो ₹50 जो उसकी वेल्थ में से कम हुए वो उसके डिविडेंड में जुड़ गए। क्या फ़र्क पड़ गया? सेम एक ही बात है। अब बायबैक के अंदर देखो किया इसने गलत है, लेकिन अब मुझे तुमको वही बताना पड़ेगा, अन्य बताऊंगा भी नहीं कहाँ गलत किया, ताकि तुमको भी क्लिक नहीं करेगी गलत हुआ, ताकि तुम भी इसको एज इट इज निकाल दो एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब बायबैक के अंदर भी अगर कंपनी ₹200 बायबैक करती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले उसकी वेल्थ वही थी, कितने की थी? 2000 की थी। बायबैक होने के बाद क्या होगा? अब देखो बायबैक के अंदर उसके हाथ में कैश नहीं आ रहा, कैश आ रहा है लेकिन शेयर भी जा रहे हैं उसके हाथ से। शेयर कितने चल जाएंगे उसके? पहले अपने को वो निकालना पड़ेगा। देखो कंपनी के पास बायबैक कितने पे करना चाहती है कंपनी? 200 के ऊपर करना चाहती है। कितने शेयर बायबैक करेगी इसके? वो अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो दे नहीं रखा ना कि कितने शेयर बायबैक हो रहे हैं, रेशो दे रखा है कितने शेयर बायबैक हो रहे हैं, तो अपन निकालेंगे कंपनी कितने बायबैक कर लेगी। कैसे निकालेंगे? ₹50 पर शेयर वो डिविडेंड देने को रेडी थी, तो कंपनी ने डिविडेंड के लिए टोटल कितना अमाउंट अलोकेट कर रखा है? 50 इंटू 1 करोड़ बोले तो 50 करोड़ का उसने फंड्स अलोकेट कर रखा है डिविडेंड देने के लिए, जिसमें से कंपनी बोल रही है कि इस पैसे को यूज़ करके मैं तुम्हें ₹200 बायबैक कर दूंगी। तो कंपनी के पास फंड्स 50 करोड़ का है, उसमें से कंपनी हर शेयर को ₹200 देना चाहती है हर शेयर होल्डर को बायबैक करने के लिए। तो 50 करोड़ में से कंपनी कितने शेयर बायबैक कर पाएगी ₹200 के ऊपर? 50 करोड़ बाय 200। ठीक है, तो वही निकाला अपन ने 50 करोड़ बाय 200 यानी 0.25 करोड़। 0.25 करोड़ बोले तो 25 लाख, यानी कंपनी 25% बायबैक करने को रेडी है। उसके पास 1 करोड़ शेयर्स हैं, कंपनी 25 लाख बायबैक कर लेगी, यानी 25% बायबैक हो जाएंगे। तो मिस्टर ए
कि कितने बायबैक होंगे, 10 में से 25% यानी 2.5, ठीक है। तो वो 2.5 शेयर्स के बदले, वो 2.5 शेयर्स के बदले मिस्टर एक आ गया अपना, ठीक है, ये 2.5 शेयर्स के बदले उसको 200 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 500, 2.5 इंटू 200 500। एंड बाकी जो बचे हुए इसके शेयर्स थे वो कितने बचे, इसका 10 माइनस 2.5 कितना होता है, 7.5। इनकी प्राइस 200 ही बनी रहेगी। कैसे, वो भी अपन देखते हैं, 200 ही बनी रहेगी, उसको अपन देखते हैं कैसे आई है, ठीक है। कंपनी की टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, 200 करोड़ की, क्योंकि मार्केट प्राइस कितना है 200 करोड़ एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1 करोड़। 200 इंटू 1 करोड़, टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल वैल्यू कितनी होगी 200 करोड़। इनमें से कंपनी ने बायबैक फंड्स कम कर दिए तो उसकी वेल्थ में से भी कम हो जाएंगे। बायबैक फंड्स कितने हो गए 50 करोड़ के, उसकी वेल्थ में से कम हो गए कंपनी के, तो कितनी वेल्थ बची कंपनी की 150 करोड़ की। ये 150 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू है, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे लेकिन बायबैक होने के बाद में, वो भी सिर्फ 0.75 करोड़ बचे हैं, क्योंकि 1 करोड़ के शेयर्स थे उसमें से 0.25 करोड़ तो बायबैक कर लिए कंपनी ने, तो कितने बचे 0.75। तो 150/0.75 करोगे तो अगेन 200 ही आएगा, तो मार्केट प्राइस 200 बचेगी, ठीक है। सो उस 200 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे कंपनी के शेयर होल्डर के बचे हुए शेयर्स पे, जो कितने हैं 7.5 इंटू 200, तो कितना आया 1500। तो 1500 उसके पास बचे हुए शेयर्स की वैल्यू है एंड 500 उसके पास कैश आ गया क्योंकि उसके कुछ शेयर्स चले गए उसके हाथ से, तो टोटल वेल्थ उसके भी 2000 ही रही। तो मिस्टर ए की वेल्थ एकदम सेम रही है, ठीक है। ये वाला पोर्शन एक बार देख लेना कि कैसे निकला है। बाकी है तो एकदम सिंपल, कुछ किया कुछ नहीं है, घुमाया इधर से उधर, एंड घुमाया भी ऐसा है कि सही तरीके से नहीं घुमाया है, गलतियाँ हैं इसके अंदर, बट ऐसा ही कर रखा है, ऐसा ही तुमको मैंने बताया है, अगर आ जाए तो तुम्हें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों कंपनी कैश डिविडेंड दे, कि चाहे बायबैक कर ले, इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा शेयर होल्डर की वेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो दिस इज़ प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, मैंने बताया भी था कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है दोनों केसेस के अंदर, बट ठीक है जो भी है, ठीक है। अब कुछ नोट्स बता देता हूँ मैं तुमको, क्वेश्चन चैप्टर खत्म, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ नोट्स हैं जो अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अपन ने अर्निंग सील वाला मेथड पढ़ा था, क्या था, KE इज इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS इंटू 100, राइट। मैंने उस टाइम भी बताया था कि डिविडेंड डिसीजन के अंदर ही फॉर्मूला बहुत काम में आएगा, याद रखना। दिस इज बेसिकली अपोजिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ PE रेशो। P रेशो क्या होता है, MPS अपॉन EPS, यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। सो ये बेसिकली EPS अपॉन MPS है, अपना PE रेशो होता है MPS अपॉन EPS। तो दिस मेथड ऑफ KE इज नथिंग बट अ रेसिप्रोकल ऑफ PE रेशो, वहाँ पर भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ PE रेशो। तो अगर आपको क्वेश्चन में PE रेशो दे रखा हो तो आप उससे KE तक पहुँच सकते हो, कैसे, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन P रेशो, 1 अपॉन P रेशो इंटू 100। तो आप इस फॉर्मूले से KE इक्वल टू 1 अपॉन P रेशो इंटू 100 से KE तक पहुँच सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में PE रेशो दे रखा हो तो इस तरीके से आप KE तक पहुँच पाओगे। सो KE इज इक्वल टू 1 अपॉन P रेशो इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो तुम, ये काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ किया है अपन इनफैक्ट, ठीक है। ठीक है, एक तुम लोगों से काफ़ी गलती हो रही थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि एक्सपेक्टेड या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हो ऑन इक्विटी कैपिटल। क्या बोला वो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, तो वो ROE नहीं है, वो KE है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट ROE, दैट इज़ KE, ये चीज़ ध्यान रखना। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज नॉट रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज शेयर होल्डर्स कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज KE, ठीक है। ये अपन ने बात कर ली कि ग्रोथ गॉर्डन मॉडल के लिए आपको ग्रोथ रेट इन डिविडेंड चाहिए विच शैल बी इक्वल टू ग्रोथ रेट इन अर्निंग्स इफ सोलमेट रिलेशनशिप कंटिन्यूस बिटवीन EPS एंड DPS, ठीक है, ठीक है। बट ग्रोथ रेट इन सेल्स, अपन ने क्वेश्चन बात करी थी कि ये क्वेश्चन में ग्रोथ रेट इन सेल्स दे रखी थी। ग्रोथ रेट इन सेल्स कभी भी ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स की इक्वल नहीं हो सकती, अर्निंग्स हो सकती है फिर भी, क्योंकि दोनों आसपास हैं। ग्रोथ रेट इन सेल्स को कभी तुम इक्वल नहीं बोल सकते ग्रोथ रेट इन डिविडेंड के, ठीक है। तो उसको तो इग्नोर ही कर देना अगर दे रखी क्वेश्चन में तो, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको बोलता है, देखो अपन जितने भी मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं ना, उनसे जो अपन प्राइस निकाल के लेके आ रहे हैं वो क्या वैल्यू है, वो है फेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू। फेयर वैल्यू क्योंकि उस मॉडल के हिसाब से उस शेयर की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि उस शेयर की खुद की वैल्यू कितनी है, इंट्रिंसिक मतलब उसके अंदर कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी खुद की कितनी वैल्यू है, दैट इज ऑल्सो फेयर वैल्यू, कि शेयर मॉडल के हिसाब से हमें क्या लगता है कि शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एंड करंट मार्केट प्राइस जो चल रही होती है, दैट इज कि मार्केट के अंदर भी क्या प्राइस चल रही है। अब दोनों बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, सही बात है ना। फेयर मतलब हमारे हिसाब से हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, करंट मार्केट प्राइस की अभी कितनी चल रही है। अब दोनों बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर अपन दोनों को सेम ही पकड़ लेते हैं। अगर आपको बोले कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस, तो अपन ऑब्वियसली फेयर प्राइस निकालेंगे या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपने को थोड़ी मालूम है कि मार्केट में क्या चल रही होगी। अपन तो फेयर ही निकाल सकते हैं ना, अपन फेयर निकाल लेंगे, अपन उसी को करंट मार्केट प्राइस पकड़ लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर अपने को बोले करंट मार्केट प्राइस निकालो, फेयर या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, तो अपन सेम ही चीज़ करते हैं, अपन वो मॉडल ही अप्लाई कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्लियरली इंडिकेट कर देता है कि तुम्हें दोनों के बीच में फ़र्क रखना है। कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? जब क्वेश्चन बोल सकता है कि डिटरमाइन वेदर शेयर इज अंडर वैल्यूड, ठीक है, या फिर ओवर वैल्यूड, या फिर पूछे शुड द इन्वेस्टर बाय द शेयर, क्या इन्वेस्टर को शेयर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, या फिर मे भी कुछ और लैंग्वेज जिसमें वो इंडिकेट करना चाह रहा हो कि दोनों के बीच में फ़र्क करो। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें पूछ रहा है कि शेयर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, तुम कैसे निकालोगे? वो तुम कैसे निकालोगे? कैसे बोलोगे कि जो करंटली शेयर की प्राइस चल रही है वो कम है कि ज़्यादा है? कुछ तो बेंचमार्क यूज़ करना पड़ेगा ना। वो बेंचमार्क क्या होगा? तुम्हारा फेयर प्राइस, फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि फेयर वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस को कंपेयर करके बताओ, तो ऑब्वियसली तुम दोनों को सेम कैसे पकड़ोगे? दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन के अंदर तुम क्या करोगे? तुम फेयर वैल्यू निकालोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे और बोलोगे हमारे हिसाब से प्राइस इतनी होनी चाहिए। अब अगर प्राइस करंट मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स अगर करंट मार्केट प्राइस आपके हिसाब से फेयर वैल्यू से ज़्यादा है, तो शेयर क्या है? ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड है। शेयर इज ओवर वैल्यूड, ठीक है। अगर तुम्हारा करंट मार्केट प्राइस तुम्हारे हिसाब से फेयर वैल्यू से कम है, दैट मीन्स शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों आता है बच्चे को? क्योंकि वो सोचता है कि फेयर वैल्यू कम है ना, तो वो तो अंडर वैल्यूड हुआ, यहाँ फेयर वैल्यू ज़्यादा है ना, तो वो तो ओवर वैल्यूड हुआ। मैंने वहाँ पे वापस बता रहा हूँ, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड हमेशा करंट मार्केट प्राइस होती है। फेयर वैल्यू करंट अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड नहीं होती। फेयर वैल्यू तो तुमने निकाली, क्या इतनी होनी चाहिए थी, अब अगर इससे कम चल रही है तो शेयर की वैल्यू कम चल रही है मार्केट के अंदर, उससे ज़्यादा चल रही है अगर मार्केट में वैल्यू, दैट मीन्स शेयर ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो दिस इज बेंचमार्क। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, ये तो सेम ही रहेगा ना यार। तो मैंने लिख दिया रिमेंबर इट्स ऑलवेज CMP विच इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, नॉट फेयर वैल्यू। क्लियर ही है। अगर क्वेश्चन में आपसे एक्शन पूछे, आपको शेयर बेचना है कि खरीदना है, ऐसे है एक भी क्वेश्चन नहीं ऐसा, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। अगर तुम्हें पता है कि शेयर ओवर वैल्यूड है, मतलब प्राइस ज़्यादा चल रहा है इसका, ओवर वैल्यूड है मतलब प्राइस ज़्यादा चल रहा है इसका, तो ऐसे केस में तुम शेयर खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। तुम उल्टा बोलोगे मेरे पास अगर कोई शेयर है तो उसको बेच दे, क्योंकि वैल्यू से ज़्यादा बेच ट्रेड हो रहा है, तो बेच के खत्म करना, प्रॉफिट मिलेगा अपने को। जैसे कि इसमें सेल शेयर और डू नॉट बाय, ठीक है। अगर शेयर अंडर वैल्यूड है तो क्या करोगे? खरीद लोगे, खरीद लोगे, क्योंकि भाई आपके हिसाब से वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और मिल सस्ते में रहा है तो खरीद लो, ठीक है। तो बाय शेयर। और अगर पूछे कि बेचना है क्या, तो नहीं, हम सेल नहीं करेंगे। सेल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंडर वैल्यूड है, हमारे हिसाब से प्राइस ज़्यादा होना चाहिए था, तो जब प्राइस ज़्यादा होगा तब बेचेंगे, अभी क्यों बेचें? समझाइए। ये है नहीं तुम्हारे कोर्स में, लेकिन फिर भी आ सकता है, लाइकली है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने बुक वैल्यू पर शेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में आता है। वैसे तो रेशियोज में आता है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू पर शेयर दे रखा है, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है कि बुक्स के हिसाब से, अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से हर शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब अकाउंटिंग बुक्स में शेयर की वैल्यू क्या होती है? शेयर का कितना पैसा होता है अकाउंटिंग बुक्स के अंदर? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। शेयर का पैसा अकाउंटिंग बुक्स के अंदर कौन डिनोट करता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स की हमारे हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलना चाहिए। एक तो उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई और उसके रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, इन दोनों को ऐड कर देते तो क्या जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। ये सारा का सारा पैसा किसको जाता है? इक्विटी का है। दैट मीन्स अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से इक्विटी का पैसा इतना है। तो अब आपको पूछ रहा है कि बुक वैल्यू पर शेयर की वैल्यू चाहिए आपको, तो सिंपल, जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, सिंपल। फिर अपन एक ROE का फॉर्मूला देखा था। ROE का फॉर्मूला अपने इनकम स्टेटमेंट में देखा, लेवरेज में देखा था। क्या होता है? E अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करके तुम बुक वैल्यू पर शेयर भी बना सकते हो। कैसे? दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से, दोनों को। यहाँ पे भी सेम चीज़ कर दो, क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा E अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो क्या होता है? EPS। ऊपर EPS आ गया, नीचे इक्विटी शेयर होल्डर फंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो गया? BVPS। तो BVPS इंटू 100। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन में आपको ROE दे रखा हो एंड BVPS दे रखा हो, ROE दे रखा हो और BVPS दे रखा हो, तो तुम EPS निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। डिविडेंड फिगर्स एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस अपने को यूज़ करना है, क्योंकि डिविडेंड का अमाउंट छोटा होता है। अगेन वैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बात हो रही थी, अमाउंट छोटा होता है, यहाँ पे भी अमाउंट छोटा आएगा, तो उसको राउंड ऑफ डायरेक्टली मत कर लेना, 2 डेसिमल प्लेस के बाद राउंड ऑफ करना,
ठीक है, उससे तुम्हारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। बस चैप्टर ख़त्म, ठीक है। एंड इसके तो अंदर तो शायद आई गेस अपन ने कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में कवर कर लिया है, ठीक है। तो तुम्हें शायद इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल्स भी अपन ने यहीं पे कवर कर लिए हैं। तो बस हल्का सा जल्दी से एक बार फॉर्मुलेस देख लेना, तुम्हारा सीधे क्वेश्चन पे लग जाना। अभी ये रहा आपका OCW ट्रैकर फॉर दिस चैप्टर। अच्छा, अगर आप सीरीज़ में नए हो, सो OCW ट्रैकर आपकी हेल्प करता है बहुत ही इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। इसे हम क्या करते हैं, हमारा ऑलरेडी जो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक है उसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से जो W वाली कैटेगरी रहती है, इन कैटेगरी क्वेश्चंस को आपको लिख के प्रैक्टिस करना होता है ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, कमांड आ जाए इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अगर आपको डिटेल में समझना है इस ट्रैकर को यूज़ करते टाइम क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना होता है, तो आप लेवरेजेस का रिवीजन के अंदर लास्ट के 10 मिनट देख लो, उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि इसको यूज़ करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे इसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो गाइस, कहाँ मिलेगा आपको ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे रिसोर्सेज जो भी वीडियो के अंदर थे सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। सो गाइस, आई होप रिवीजन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपका रिवीजन बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअली क्लियर होकर आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा डिफरेंट डिसीजंस का। इफ़ सो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो में जो भी चीज़ आपको बहुत पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। दैट विल हेल्प इन योर जूनियर्स ऑल्सो टू ट्रस्ट ऑन दिस वीडियो फॉर द रिविजन पर्पसेस, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कल जब हम 10 बजे मिलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए तो आप तक वो वीडियो टाइमली पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। एंड होमवर्क क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना गाइस, ताकि हमारा डिफरेंट डिसीजंस भी कंप्लीट हो जाए, उस पर भी हमारा कंफर्ट आ जाए। कल मिलते हैं गाइस 10 बजे कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।